नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन चैनल पर, जहां कंप्यूटर की पढ़ाई होती है एकदम आसान और सटीक जानकारी के साथ। आज का टॉपिक है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एंड आईटी, जो कि होने वाला है आपका मेन एग्जाम के लिए। और इसमें हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, साथ में उनके सॉल्यूशन की। अगर आप डीसीए, पीजीडीसीए, एमएससी या बीसीए कोर्स कर रहे हैं तो आपको ये सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी मैं क्वेश्चन पढ़ाऊंगा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस क्लास का मुख्य उद्देश्य रहेगा एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन को हल करना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एंड आईटी के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगी टोटल 5 यूनिट, और 5 यूनिट के अंतर्गत अगर देखें तो पहली यूनिट में आपको मिल जाता है कंप्यूटर सिस्टम एंड स्टोरेज। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 की, जिसमें पूछा गया है कंप्यूटर सिस्टम के घटक बोले तो कंपोनेंट्स, जिसके अंतर्गत आपको सीपीयू मिल जाता है, मेमोरी मिल जाती है, इनपुट आउटपुट, मदरबोर्ड, इन सभी के बारे में आपको विस्तार से समझाना है। एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि आपको कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम समझाना है। क्या समझाना है? ब्लॉक डायग्राम। तो अगर ये क्वेश्चन भी आया तो आपको आंसर इसी को लिखना है जो मैं आगे समझाने वाला हूँ। तो चलिए इसको हम जान लेते हैं अच्छे से। सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर सिस्टम की। तो कंप्यूटर सिस्टम क्या है? सिस्टम का मतलब हो जाता है कि जब भी आप दो या दो से अधिक इकाइयों से मिलकर कोई काम करते हो किसी निश्चित उद्देश्य के लिए, उसे हम क्या बोल देते हैं? उसे सिस्टम बोल देते हैं। जैसे इकाई की बात करें तो कंप्यूटर में आपको इनपुट इकाई या इनपुट डिवाइस मिल जाती है, उसके बाद आपको प्रोसेसिंग मिल जाती है, उसके बाद आपको आउटपुट मिल जाती है। तो ये देखिए यहाँ पे मल्टीपल यूनिट्स है, मतलब इनपुट अलग हो गया, प्रोसेस अलग हो गया और आउटपुट। तो ये अलग अलग इकाइयों से मिलकर क्या बना है? कंप्यूटर बना है। इसलिए कंप्यूटर को क्या बोल दिया हमने? कंप्यूटर सिस्टम बोल दिए। अब कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत देखेंगे तो इसे हम एक्सपेंड करके देखते हैं। जैसे सबसे पहले बात कर लेते हैं इनपुट की। तो इनपुट डिवाइस के अंतर्गत हम बात करें तो यहाँ देखिए आपको देखने मिलेगा सबसे पहले कीबोर्ड आया। तो कीबोर्ड आप देख सकते हैं इनपुट कैसे यूज़ होता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक, यानी कि आप टाइप करके इनपुट दे सकते हैं। माउस के द्वारा क्लिक करके इनपुट दे सकते हैं, माइक के द्वारा बोल कर दे सकते हैं, ग्राफिक्स टच जो टैबलेट है उसके साथ टाइप करके यानी लिख कर आप देख सकते हैं। इसके अलावा फ्लैट बेड स्कैनर, यानी कि इसमें स्कैन करके दे सकते हैं। देखिए बार कोड है, जॉयस्टिक है, इन सभी डिवाइसेस का उपयोग किया जाता है किसके लिए? इनपुट के लिए। यानी कि कंप्यूटर से जब भी हम कोई काम करवाना चाहते हैं तो हमें कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन या कोई ना कोई निर्देश देना होता है। तो निर्देश हम किन डिवाइसेस के माध्यम से देते हैं? इनपुट के माध्यम से। तो इनपुट के माध्यम से निर्देश गया। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिलेगा एनकोडर। क्या मिलेगा? एनकोडर। तो एनकोडर क्या करता है? जब भी हम इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से कोई डाटा इनपुट करते हैं तो वो कैसा होता है? ह्यूमन रीडेबल, यानी कि मनुष्य के द्वारा पढ़ा जाने वाला। पर कंप्यूटर तो मशीन है, तो मशीन लैंग्वेज में अगर कन्वर्ट करना है ह्यूमन रीडेबल कोड को तो किसकी सहायता की ज़रूरत पड़ती है? एनकोडर की। तो एनकोडर ने कन्वर्ट कर दिया 0 1 में। अब 0 1 में जो डाटा आया है वो कहाँ स्टोर हो गया है? वो स्टोर हो गया है प्राइमरी मेमोरी में। प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो आपकी होती है रैम, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी में बहुत सारे डाटा या इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लोड है। इन डाटा को एक एक करके कहाँ ले जाता है? सीयू के पास। कौन? कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी जो रैम में लोड इंस्ट्रक्शन है उसको एक एक करके कहाँ ले जाएगा? जो आपका सीपीयू है, सीपीयू में मुख्य जो यूनिट हो जाती है वो हो जाती है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो यहाँ देखिए आपको देखने को मिलेगा कैश के द्वारा जो भी डाटा ले गया है एक एक करके वो एएलयू क्या करेगा? इसको सॉल्व करेगा। और इन सभी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का काम करता है कंट्रोल यूनिट, ठीक है, जिसका नाम हो जाता है सीयू। तो ये सारा प्रोसेस हो जाता है जब सीपीयू वर्क कर रहा होता है तो इसकी अपनी खुद की एक मेमोरी होती है जिसका नाम हो जाता है रजिस्टर। तो रजिस्टर में ये डाटा स्टोर करके रखता है टेम्परेरी, और रजिस्टर सबसे फास्ट मेमोरी होती है। उसके बाद सेकंड फास्ट हो जाती है कैश मेमोरी, फिर नेक्स्ट जो फास्ट हो जाती है रैम, और उसके बाद फाइनली जब हमारा काम कंप्लीट हो जाता है, प्रोसेस हो जाती है, तो प्रोसेस होने के बाद इसको आउटपुट डिवाइस के माध्यम से हमको दिखाना होता है यूज़र को, या हमारे सामने प्रस्तुत होता है। कैसे होता है? या तो दिखेगा, या तो प्रिंट होगा, या तो सुनाई देगा, या जैसा भी। तो जो 0 1 का डाटा है, 0 1 बोले तो कंप्यूटर ने जो प्रोसेस किया है उसे फिर से ह्यूमन रीडेबल यानी कि हमारी भाषा में कन्वर्ट करना है तो ज़रूरत पड़ती है डिकोडर की। तो डिकोडर ने फिर से 0 1 डाटा को ह्यूमन रीडेबल में कन्वर्ट किया। अब हमें संतुष्टि हो गई कि आउटपुट हमारे लिए
ठीक है, तो हम इसे सेव कर लेंगे और सेव जैसे ही करेंगे तो कंट्रोल यूनिट इस डाटा को कहाँ सेव कर देगा, सेकेंडरी स्टोरेज में। सेकेंडरी स्टोरेज बोले तो हार्ड डिस्क है, एसएसडी है, डीवीडी है, सीडी है, इनमें सेव कर देगा। तो ये सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाती है कहाँ पे, आपको मेन सीपीयू के अंतर्गत। ठीक है, अब ये सीपीयू का मुख्य पार्ट तो एलयू, सीयू और रजिस्टर होता है, पर जो कैश और रैम होती है ये अलग से होती है, पर होती तो कैबिनेट के अंदर ही है। तो ये कंप्लीट जो प्रोसेस हो जाती है वो कहलाती है आपकी कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम। तो इसी डायग्राम को आपको बनाना है मेन एग्ज़ाम में, यानी कि आप इस हिसाब से बना सकते हैं। देखिए मैंने एग्ज़ाम की दृष्टि से यहाँ पे एक डायग्राम और रखा हूँ जिसमें आपको मुख्य रूप से इनपुट डिवाइस देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए इनपुट डिवाइस, इनपुट के बाद आप देखोगे मेन मेमोरी बोले तो रैम, एक एक करके डाटा कहाँ गया आपका कंट्रोल लॉजिक, मतलब जो आपका एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में। उसके बाद सारी चीज़ों को कंट्रोल कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। फिर आपका जो डाटा है आउटपुट डिवाइस में प्रदर्शित हुआ, बीच में लगा है एनकोडर और यहाँ लगा है डिकोडर। तो यहाँ पे आपको दिखाई दिया, और जो डाटा हम इनपुट देते हैं वो कहलाता है डाटा। जब वो प्रोसेस हो जाता है तो उसे हम बोल देते हैं इन्फॉर्मेशन। ये भी आपको पता होना चाहिए। जब डाटा को हम परमानेंट सेव करते हैं तो उसे हम बोल देते हैं सेकेंडरी स्टोरेज, बोले तो ऑक्सिलरी स्टोरेज। तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है ब्लॉक डायग्राम में। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे देखिए सीपीयू। तो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसे बोल देते हैं, मेन प्रोसेसर या कंप्यूटर का दिमाग इसे कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, मुख्य रूप से आप देखोगे एएलयू होता है, बोले तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि गणितीय और तार्किक गणनाएं करता है। कंट्रोल यूनिट बोले तो पूरे जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही है उसमें मॉनिटरिंग करना, उसको निर्देशित करना या नियंत्रित करने का काम कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। फिर टेम्परेरी डाटा को स्टोर करता है सीपीयू के अंतर्गत, उससे हम बोल देते हैं रजिस्टर। ठीक है, अस्थायी मेमोरी या बफर मेमोरी से बोल देते हैं। उसके बाद जो सीपीयू होता है, सीपीयू की जो गति होती है, स्पीड होती है और कार्य क्षमता को गीगाहर्ट्ज़ में मापा जाता है। अभी हम बात करेंगे तो आपको 3 पॉइंट कुछ गीगाहर्ट्ज़ के आसपास सीपीयू मिलेंगे, जैसे मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे सिस्टम में। तो यहाँ राइट क्लिक करेंगे हम किस पे, माय कंप्यूटर या दिस पीसी पे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में जैसे जाओगे तो यहाँ आप देखिए आपको 2.50 गीगाहर्ट्ज़ इसकी क्षमता देखने को मिलेगी, जो मेरे कंप्यूटर का प्रोसेसर है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ें हमको देखने को मिलेगी मेमोरी। तो मेमोरी जो हो जाती है कि याददाश्त हो जाती है कंप्यूटर की, जिसमें कंप्यूटर के डाटा निर्देश अस्थायी तौर पर या स्थायी तौर पर स्टोर किए जाते हैं। अब स्थायी वाली ऑक्सिलरी मेमोरी हो जाती है। तो रैम जो हो जाती है सबसे प्राइमरी मेमोरी है, जो अस्थायी डाटा को स्टोर करती है। कंप्यूटर चालू होता है तब तक डाटा स्टोर रहता है, अन्यथा ये डाटा को हटा देती है। यानी कि यूज़र के द्वारा जितने भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वो सभी एक एक करके कहाँ स्टोर होंगे, रैम में सीक्वेंस के रूप में। रोम जो हो जाती है रीड ओनली मेमोरी हो जाती है, जो स्थायी तौर पर डाटा स्टोर करती है। और इसमें मुख्य रूप से क्या स्टोर हो जाता है, इसमें मुख्य रूप से बायोस स्टोर हो जाता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी कि कंप्यूटर का जो प्रोग्राम जो उसको लोड होने में सहायता करता है बूटिंग प्रोसेस के समय। तो बायोस को स्टोर करने का काम करती है रोम। इसके बाद हो जाती है रोम के तो बहुत सारे प्रकार आगे हम देखेंगे। फिर हो जाती है कैश मेमोरी। ये जो हो जाती है सीपीयू और रैम के बीच में एक ब्रिज का काम करती है और काफ़ी फास्ट हो जाती है ये मेमोरी, और एक्सेस जल्दी हो जाता है, यानी कि तेज़ काम करती है। L1, L2 और L3 ये 3 लेवल में देखने को मिल जाती है। उसके बाद हमको देखने को मिल जाता है नेक्स्ट जो स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप आपको देखने को मिल जाती है इनपुट आउटपुट डिवाइस। इनपुट आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत देखने को मिलेगा आपको मुख्य रूप से कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, जो डाटा को कंप्यूटर में फीड करने का काम करती है। और आउटपुट डिवाइस वह होती है जो हमें आउटपुट यानी परिणाम प्रदान करती है। जैसे उदाहरण के लिए मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, ये सारी डिवाइसेस आपको परिणाम देती है। अब इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस का सही जो ऑपरेशन है या संचालन कंप्यूटर की इंटरएक्टिविटी और परफॉर्मेंस को जो है आपको प्रभावित करता है। अब नेक्स्ट जो चीज़ें देखने को मिल जाती है वो हो जाती है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या है, मदरबोर्ड जो हो जाता है मुख्य रूप से एक एक्सपेंशन स्लॉट हो जाता है, सर्किट बोर्ड हो जाता है, जो आपके कंप्यूटर में सारी चीज़ों को आपस में जोड़ने का काम करता है। जैसे सीपीयू का सॉकेट इसमें मिलेगा, रैम का स्लॉट मिलेगा, एक्सपेंशन स्लॉट मिलेगा जहाँ पे आपको ग्राफिक्स कार्ड मिलेगा, नेटवर्क कार्ड है या फिर साउंड कार्ड, इन सारी चीज़ों को हम अटैच कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अन्य पोर्ट्स मिलेंगे जैसे कि यूएसबी पोर्ट, माउस है या अन्य एक्सटर्नल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए काम करता है। एचडीएमआई डिस्प्ले के लिए काम करता है। आइडियो जैक्स हो जाते हैं यहाँ पे। फिर हो जाता है आपका चिपसेट, यानी कि सीपीयू और अन्य कंप्यूटर जो एलिमेंट है या कंपोनेंट उनके बीच में डाटा को ट्रांसमिट करने का काम करता है कौन, चिपसेट।
तो मुख्य रूप से अगर देखें तो हम यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है, जटिल संरचना देखने को मिल जाती है, जिसमें सीपीयू है, मेमोरी है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, मदरबोर्ड है। ये सारी चीज़ें मिलकर एक निश्चित रूप से एक पूरा टास्क हल करती है। यानी कि अगर मान लीजिए यूज़र है और यूज़र ने कोई इंस्ट्रक्शन दिया है तो उसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद उसको सही यानी कि एक व्यवस्थित रूप से आउटपुट में कन्वर्ट करके कौन देता है, आपका कंप्यूटर देता है। यानी कि इसे कंप्यूटर सिस्टम इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये यूज़र से इनपुट लेगा और प्रोसेस करके आउटपुट भी प्रदान करता है। तो ये हो जाता हमारा एक प्रकार से दो प्रकार के यहाँ क्वेश्चन ही हमने देख लिए। एक तो हो गया आपका कंप्यूटर सिस्टम के एलिमेंट्स या घटकों को समझाइए, दूसरा ब्लॉक डायग्राम। तो दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आए आप इसी क्वेश्चन को या इसी आंसर को समझाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कंप्यूटर की जनरेशन्स और उसके प्रकार। साथ में देखिए आप देख सकते हैं जनरेशन मतलब टोटल 5 जनरेशन आपको देखने को मिलेगी। 5 जनरेशन यानी कि फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक आपको जनरेशन मिलेगी। और कंप्यूटर के प्रकार भी अलग अलग उद्देश्य के हिसाब से दिए गए हैं। जैसे मुख्य रूप से यहाँ पूछा गया है डेस्कटॉप, बोले तो पीसी के अंतर्गत आ जाता है, पर्सनल कंप्यूटर। लैपटॉप भी पीसी के अंतर्गत आ जाता है, पॉमटॉप भी। पीडीए सुपर कंप्यूटर एडवांस कंप्यूटर हो जाता है, ठीक है, जो जटिल गणनाएं करने के लिए काम करता है। चलिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कंप्यूटर की जनरेशन की। तो मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ कंप्यूटर की जनरेशन का, उसके बाद आप डिटेल अपने हिसाब से इसको पढ़ सकते हैं। अच्छा, एक बात है, इसकी नोट्स आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, लिंक प्रोवाइड कर दिया हूँ मैंने। कंप्लीट जितनी भी नोट्स है उनकी सबकी लिंक एक साथ मिल जाएगी। जो भी नोट्स आपको चाहिए उसकी लिंक पर क्लिक कर दीजिए। उसका थोड़ा सा नॉमिनल चार्ज है। अब नॉमिनल चार्ज लेने का पर्पस है कि आप अच्छे से पढ़ पाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपको देखने मिलेगा इसका कंप्लीट वीडियो भी मैं प्लेलिस्ट में दे चुका हूं, तो उसको आप देख लीजिए कंप्लीट वीडियो को, ताकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या जो भी चीज़ है वो आपसे बन पाए। मुख्य रूप से यहाँ देखिए आपकी जो जनरेशन है वो 5 भागों में बटी है। जैसे हम देखेंगे फर्स्ट जनरेशन से लेकर फिफ्थ है, तो यहाँ जो ईयर लिखे यानी कि सन लिखे हैं ये एक्यूरेट नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हर बुक में हर जगह ये जो सन है कुछ आगे पीछे मिलते हैं। तो हम ऐसा मान लें कि लगभग 10 साल का जो ड्यूरेशन था फर्स्ट जनरेशन का था 40 से 50 के आसपास, ठीक है। और 50 से 60 के आसपास क्या था, सेकंड जनरेशन। 60 से 70 के आसपास क्या था, थर्ड जनरेशन। और 70 से 80 के बीच में फोर्थ जनरेशन। अब 80 के बाद में जो भी बचा है वो हो गया आपका वर्तमान यानी कि प्रेजेंट तक, फिफ्थ जनरेशन यहाँ पे काम कर रहा है। मुख्य रूप से इनको कैटेगरी डिवाइड कैसे की गई है कि जनरेशन चेंज हो गई, तो जनरेशन कुछ बड़ा बदलाव होता है तब चेंज होती है। तो बड़ा बदलाव कैसे, इसमें मुख्य प्रोसेसिंग डिवाइस होती है। तो प्रोसेसिंग डिवाइस जैसे आज की डेट में हम देखते हैं ना, सीपीयू होता है, चिप होती है ना, तो सीपीयू होता है। तो सीपीयू जो था वो यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब के रूप में यूज़ किया जाता था पहली जनरेशन में, ठीक है। और यहाँ सेकंड जनरेशन में इसलिए बदल दिया गया, नहीं, सेकंड जनरेशन कब लाई गई, जब वैक्यूम ट्यूब को बदलकर ट्रांजिस्टर ला दिया गया। अब ट्रांजिस्टर को बदलकर जब आईसी ला दी गई तो थर्ड जनरेशन आ गई। आईसी को बदलकर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट आ गई तो आपकी फोर्थ जनरेशन आ गई। फिर वेरी लार्ज को बदलकर आ गया अल्ट्रा लार्ज, तो यहाँ पे फिफ्थ जनरेशन आ गई। तो इस हिसाब से हमको जनरेशन चेंज होती हुई नज़र आती है। अब बात कर लेते हैं वैक्यूम ट्यूब की। तो वैक्यूम ट्यूब जो है यहाँ पे किसने, मतलब वैक्यूम ट्यूब से युक्त जो कंप्यूटर है वो बनाया जेपी एकर्ट और जेडब्ल्यू मुचली के द्वारा। इसमें इनपुट के रूप में यूज़ किया जाता था पंच कार्ड का, यानी कि स्टोरेज बहुत स्लो थी इसकी। इसके बाद नेक्स्ट जो ट्रांजिस्टर आया, ट्रांजिस्टर को बनाने का काम किया विलियम शॉकली ने, और ये इसमें मैग्नेटिक टेप का उपयोग किया जाने लगा स्टोरेज के लिए। फिर ट्रांजिस्टर को अपग्रेड करके क्या बना दिया गया, आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, जो कि सिलिकॉन की थी, ठीक है, एक चिप थी। और जो लार्ज कैपेसिटी की डिस्क है और मैग्नेटिक टेप यहाँ स्टोरेज के लिए यूज़ होने लगा। आईसी को बनाने का श्रेय जाता है जैक किल्बी को। अब आईसी की ही क्षमता को अपग्रेड कर दिया गया, और अपग्रेड करके क्या कर दिया गया, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। और इसमें भी मैग्नेटिक टेप और पोर्टेबल फ्लॉपी यूज़ होने लगी स्टोरेज के लिए। अब जो वेरी लार्ज थी उसको अपग्रेड करके फिर से क्या कर दिया गया, अल्ट्रा लार्ज। तो अल्ट्रा लार्ज जो है वो एक प्रकार से माइक्रो प्रोसेसर, हालांकि यहाँ देखिए यहाँ माइक्रो प्रोसेसर इसी को बोल दिया गया और इसी की क्षमता अपग्रेड की गई तो अल्ट्रा लार्ज कर दिया गया। तो इसमें देखिए आपको देखने मिलेगी हार्ड डिस्क यूज़ होने लगी, रैपिड सपोर्ट, हालांकि अभी वर्तमान में देखोगे तो आपको एसएसडी भी देखने मिल जाती है। आपको सॉलिड स्टेट ड्राइव इसको हम बोल देते हैं, चिप लेवल पर काम करती है। ऑप्टिकल डिस्क डीवीडी सीडी के लिए, पोर्टेबल रीड ओनली स्टोरेज आप देख सकते हैं। ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगी कंप्लीट रूप से हार्डवेयर की डिटेल जो आपकी मुख्य रूप से प्रोसेसिंग डिवाइस थी।
हर एक जनरेशन में। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बोले तो इसकी जो विशेषता है वो हम देख लेते हैं। तो पहली जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो मशीन लैंग्वेज को सपोर्ट करते थे। मशीन लैंग्वेज बोले तो 0 और 1 को। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा महंगे थे, इनका जो आकार हुआ करता था बहुत ज़्यादा हुआ करता था। हीटिंग कंज्यूम करते थे, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो हीटिंग भी रहेगी यहाँ पे। और ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें यूज़ नहीं होता था। इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे एनिएक आप देख सकते हैं, एडवैक है, यूनिवैक है, इन सब के फुल फॉर्म आप ध्यान में रख लीजिए। कंप्लीट जो फंडामेंटल की पीडीएफ है उसमें आपको देखने को मिलेंगे ये सारी चीज़ें। उसके बाद देखिए आपको देखने मिला ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर बोले तो सेकंड जनरेशन, इसमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होने लगा। यहाँ देखिए नो ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें सिस्टम थोड़े छोटे हो गए और बिजली की जो खपत है कम करने लगे, लो हीटिंग हो गई और फास्ट हो गए, रिलायबल हो गए, आसानी से अपडेट किए जाने लगे। यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होने लगी, कोबोल और फोर्टान लैंग्वेज। इसके कुछ उदाहरण है, PDP 8 है, IBM 14 है, 1400, IBM 70 90 है, यूनिवैक है, CDC है। ये सब एग्जाम्पल है किसके, सेकेंड जनरेशन के। अब बात कर लेते हैं किसकी, थर्ड जनरेशन की, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम शेयरिंग आ गया, काफ़ी फास्ट हो गए, छोटे हो गए, रिलायबल हो गए, आसानी से अपडेट होने लगे, प्रोसेस माइक्रो और नैनो सेकंड में होने लगी, पास्कल बेसिक लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ होने लगी। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे IBM है, IBM 370 है, PDP है, B6500 है, यूनिवैक है। ये सब इसके एग्जाम्पल है किसके, थर्ड जनरेशन के PC के। अब बात कर लेते हैं फोर्थ जनरेशन की। तो फोर्थ जनरेशन में हमने देखे यहाँ पे मल्टी प्रोसेसिंग और GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बोले तो माउस का उपयोग किया जाने लगा। यहाँ पे ऐसे कंप्यूटर आ गए और इस जनरेशन के कंप्यूटर को बोला गया माइक्रो कंप्यूटर। क्यों, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर से युक्त थे। चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज़ होने लगी, काफ़ी छोटे हो गए, खरीदने योग्य, मतलब हर एक व्यक्ति इनको खरीद सकता है। आज की डेट में हर एक व्यक्ति के पास लैपटॉप और PC देखने को मिल जाएगा। ईजी टू यूज़ होने लगे, ठीक है। उसके बाद देखिए डॉस, विंडोज़, लैन बैन, ये सारी चीज़ें यहाँ फैसिलिटी देखने को मिल जाती है। इसमें IBM PC है, स्टार 1000 है, एप्पल सेकंड है, मैकिनटोश है, अल्टेर। इसके बाद देखिए ये सारे एग्जांपल है फोर्थ जनरेशन के। बात कर लेते हैं वर्तमान की, फिफ्थ जनरेशन की, जिसमें काफ़ी ज़्यादा पावरफुल PC या जो कंप्यूटर वो देखने को मिले, रिलायबल है, ईजी टू यूज़ है, पोर्टेबल है, एक जगह दूसरी जगह ले जाए जा सकने वाले, रैपिड सॉफ्टवेयर देखने को मिले। इसके अलावा देखिए इंटरनेट, ईमेल, WWAI और AI पर फोकस देखने को मिले। आजकल PC जो आ रहा है वो ऑलरेडी AI इनबिल्ट आ रहा है, ठीक है, AI इनेबल्ड आ रहा है। और यहाँ देखिए डेस्कटॉप है, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, सारे जितने भी वर्तमान के आपको PC देखने को मिलेंगे वो आपके फिफ्थ जनरेशन के कहे जाएंगे। तो ये हो गई हमारी कंप्लीट रूप से कंप्यूटर की जनरेशन। आप इनको एक एक करके समझा सकते हैं एग्ज़ाम में जब आएगा क्वेश्चन तो। और इन डिवाइसेस को भी आप थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू बना सकते हैं। ऐसा डायग्राम कंपैरिजन के तौर पर बनाओगे और थोड़ा डिटेल समझाओगे तो नंबर आपको अच्छे मिलेंगे। चलिए यहाँ देखिए फर्स्ट जनरेशन के बारे में डिटेल दी है, जो मैंने बताया वही चीज़ आप एक बार इसको पढ़ लेना। सेकंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन है, फोर्थ जनरेशन है, फिफ्थ जनरेशन। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हम कंप्यूटर के प्रकार की। तो कंप्यूटर के प्रकार के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 प्रकार बांटे गए हैं। कौन कौन से, एक तो हो जाता है आपका एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा हो जाता है आपका डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा हो जाता है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। तो यहाँ देखिए एनालॉग कंप्यूटर ऐसे थे जो टेम्परेचर, ठीक है, प्रेशर जो भी रहता है, यानी ताप दाब माप मेज़रमेंट, इसके अकॉर्डिंग जो काम करते हैं। यानी कि जैसे आप देखे होंगे आपको थर्मामीटर पारा मापने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। गाड़ी का स्पीडोमीटर देखे होंगे जिसमें कांटा चलता है, एनालॉग घड़ी देखे होंगे। तो ये सब एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। डिजिटल कंप्यूटर ऐसे हो जाते हैं जो 0 और 1 की हिसाब से, यानी 0 और 1 की गणना करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे वर्तमान के जितने भी कंप्यूटर है वो सब आपके मिलेंगे डिजिटल कंप्यूटर, जिसमें आपको साइज़, कैपेसिटी और परफॉर्मेंस के अनुसार कैटेगरी मिलेगी। नेक्स्ट जो मिलेगा पर्पस के आधार पर। और जो एनालॉग और डिजिटल दोनों के गुण एक साथ मिला दिया जाए तो बराबर में क्या आ जाता है, हाइब्रिड कंप्यूटर। यानी कि हाइब्रिड कंप्यूटर दोनों की जो क्वालिटी है वो एक साथ इनबिल्ट कर दी जाए तो हाइब्रिड कंप्यूटर बन जाते हैं। हम एक एक करके सारे कंप्यूटर को देखेंगे। जैसे एम्बेडेड कंप्यूटर में एक ओवरव्यू दे देता हूँ। एम्बेडेड कंप्यूटर ऐसे हो जाते हैं जो स्मार्ट वॉच होती है आपकी, स्मार्ट वॉच आप खरीदते हो तो उसमें अंदर इनबिल्ट कंप्यूटर है, यानी कि एम्बेडेड कंप्यूटर है। माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो प्रोसेसर युक्त कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर बोला जाता है, जिसमें पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट पुराने समय में आता था। टैबलेट आप देख सकते हैं, मोबाइल टैबलेट, लैपटॉप, नोटबुक जिसे हम बोल देते हैं, डेस्कटॉप PC हो जाता है, वर्क स्टेशन हो जाता है, स्मार्टफोन जो आप अभी यूज़ कर रहे हो वीडियो देखने के लिए, क्रोम बुक, ये भी क्रोम
का ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब कंप्यूटर आपके हो जाते हैं माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, फिर हो जाते हैं मिनी बिजनेस पर्पज़ से, मेन फ्रेम भी आपके हो जाते हैं बड़े बड़े सर्वर्स के लिए, और सुपर कंप्यूटर कुछ किसी स्पेशल टास्क के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो सब हो जाते हैं आपके कैपेसिटी, परफॉर्मेंस और साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रकार। फिर आपको देखने को मिलेगा पर्पस के आधार पर, यानी उद्देश्य के आधार पर। तो सामान्य यानी जनरल पर्पस, जिसमें हम घरों में जो उपयोग किए जाते हैं, ऑफिस में जो उपयोग किए जाते हैं, वो कंप्यूटर आते हैं। और स्पेशल पर्पस में जाते हैं, जैसे ट्रैफिक सिग्नल को मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर, मौसम की भविष्यवाणी जानने के लिए कंप्यूटर। तो सब हो जाते हैं आपके स्पेशल पर्पस। तो ये एक ओवरव्यू था किसका, कंप्यूटर का, जिसमें डेस्कटॉप पीसी की बात करें, इस प्रकार का कंप्यूटर हमारा डेस्कटॉप पीसी कहलाता है, जिसमें सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस सब अलग अलग होते हैं। स्कूल, घर में या फिर ऑफिस में इसका यूज़ किया जाता है। डेस्क पर रखे जाने के कारण, यानी टेबल पर रखे जाने के कारण इसे डेस्कटॉप कंप्यूटर कहा जाता है। फिर लैपटॉप, तो लैपटॉप की बात करें तो ये गोदी में रखा जाता है, यानी कि कहीं भी ले जा सकते हैं, बैटरी से चलता है, डेस्कटॉप से छोटा और हल्का होता है। इसका उपयोग भी वैसे ही कर सकते हैं जैसे डेस्कटॉप का, जैसे ये देख सकते हैं आप, देखिए यहाँ पे लैपटॉप। इसके बाद पॉम टॉप टैबलेट जैसा ही होता है, तो हथेली में रखकर यूज़ किया जाता है, इसलिए इसे पॉम टॉप बोल देते हैं। छोटी स्क्रीन हो जाती है, सीमित कार्य क्षमता हो जाती है। अब स्मार्टफोन ने इसका स्थान ले लिया है, ये बहुत कम यूज़ किए जाते हैं। फिर पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, यानी पोर्टेबल डिवाइस है, जिसमें कैलेंडर है, ईमेल है, नोट्स है, मैसेज वगैरह है, टच स्क्रीन आधारित होता है। अब स्मार्टफोन इसके बदले में आ चुका है, यानी कि स्मार्टफोन ने देखिए यहाँ पे पॉमटॉप का भी स्थान ले लिया और पीडीए का भी। ज़्यादातर कंडीशन में आप देखें, लैपटॉप लोग बाग कम यूज़ करते हैं, मोबाइल ज़्यादा करते हैं, यानी कि स्मार्टफोन ने कितनी चीज़ों को रिप्लेस किया है। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपको पीडीए इस प्रकार का देखने को मिलता है, तो पीडीए के बदले में अभी स्मार्टफोन आ गया। अब सुपर कंप्यूटर की बात करें तो बहुत तेज़ गति से काम करते हैं, उच्च क्षमता वाला होता है, मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए यूज़ किया जाता है, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए, परमाणु परीक्षण के लिए और अन्य जो स्पेशल टास्क है उनके लिए यहाँ पर सुपर कंप्यूटर यूज़ किया जाता है। अच्छा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सुपर कंप्यूटर के जनक जो है वो कौन है। एक तो पूरी दुनिया में बताना, यानी वर्ल्ड में बताना, और आपके इंडिया में, मतलब हमारा जो प्यारा भारत है इसके अंतर्गत सुपर कंप्यूटर के जनक, और पूरे वर्ल्ड में सुपर कंप्यूटर के जनक। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप मुझे दीजिए कमेंट बॉक्स में। कुछ उदाहरण हैं, जैसे परम कंप्यूटर है, IBM का समिट है, फुगाकू है जो जापान के द्वारा बनाया गया है। तो ये सब सुपर कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, मेमोरी के प्रकार को समझाइए। देखिए यहाँ पे मेमोरी क्या है ये भी पूछा जा सकता है और मेमोरी के प्रकार भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेमोरी। जो भी हम इनपुट देंगे किसको, कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर प्रोसेस करने से पहले उसको कहीं ना कहीं स्टोर करके रखता है। कहाँ रखता है, स्टोर करके, कहाँ पे, मेमोरी में। तो मेमोरी जो हो जाती है याददाश्त हो जाती है किसकी, कंप्यूटर की। इसमें दो प्रकार की मेमोरी आ जाती है, एक तो हो जाती है आपकी प्राइमरी मेमोरी और एक हो जाती है सेकेंडरी। सेकेंडरी को एक्सटर्नल मेमोरी भी बोला जाता है या फिर उसको ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोला जाता है। प्राइमरी मेमोरी आप देखोगे तो उसको मेन मेमोरी भी बोला जाता है। इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा रैम है, ठीक है, रोम है, उसके बाद कैश हो जाती है, फिर रजिस्टर हो जाती है। ये सब आपकी प्राइमरी मेमोरी की श्रेणी में आती है। सेकेंडरी मेमोरी में देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगी कहाँ पे, एक हार्ड डिस्क मिल जाएगी, फ्लॉपी डिस्क मिल जाएगी, CD, DVD, पेन ड्राइव है, मेमोरी कार्ड है, SSD है, ये सब सेकेंडरी में मिल जाएगी। पर यहाँ स्पेशली पूछ लिया जाता है, अगर मान लीजिए रैम, रोम, EPROM और PROM, तो इनको ही समझाना है। चलिए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो अगर बात कर लेते हैं हम किसकी, रैम की, तो यहाँ देखिए रैम जो हो जाती है मुख्य रूप से अस्थायी तौर पर स्टोर करने के लिए डाटा को कहाँ यूज़ की जाती है, कंप्यूटर में। और ये जो हो जाती है आपकी मदरबोर्ड में फिट रहती है, हालांकि रोम भी मदरबोर्ड में रहती है, सारी प्राइमरी मेमोरी सब मदरबोर्ड में रहती है। तो रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाती है। रोम जो हो जाती है रीड ओनली मेमोरी, जो कि बायोस को स्टोर करने का काम करती है, बूटिंग के समय रन होता है। इसी के अंतर्गत रीड ओनली मेमोरी हो जाती है परमानेंट, यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो एक बार स्टोर किए जाने पर बार बार उसे रीड किया जा सकता है पर हटाया नहीं जा सकता। कुछ हो जाती है EPROM, तो EPROM बोले तो अल्ट्रावायलेट किरणों के माध्यम से इसमें से डाटा हटाया जा सकता है और पुनः एंटर किया जा सकता है। और एक हो जाती है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिक तरंगों के माध्यम से डाटा को हटाया जा सकता है और पुनः उसमें स्टोर किया जा सकता है। तो ये हो जाती है हमारी प्राइमरी मेमोरी की श्रेणी में सारी मेमोरी, जिसमें रैंडम एक्सेस मेमोरी जो कि वॉलेटाइल हो जाती है, यानी कि अस्थायी हो जाती है। जब तक कंप्यूटर चालू है तब तक डाटा स्टोर है, अन्यथा
डाटा स्टोर नहीं रहेगा। अब कंप्यूटर स्लो चलेगा या फास्ट चलेगा वो डिपेंड करता है रैम पर ये बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। रैम भी एक अपने आप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे आपके कंप्यूटर में आज की डेट में मिनिमम 8 GB रैम होना ही चाहिए, पर हैवी टास्क कर रहे हैं तो आपके कंप्यूटर में 16 GB होना चाहिए। ठीक है, हैवी टास्क से मतलब वीडियो एडिटिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, ठीक है, गेमिंग वगैरह कर रहा है तो उसके लिए 16 GB होना चाहिए। पर बेसिक MS ऑफिस का टास्क, इंटरनेट सर्फिंग कर रहा है तो उसके लिए आपके 8 GB पर्याप्त है। ठीक है, तो जब भी स्लो चले तो आप रैम अपग्रेड कर सकते हैं या फिर SSD लगा सकते हैं या फिर आपका जो प्रोसेसर है उसकी क्षमता को अपग्रेड करा सकती है। 3 चीज़ें ही डिपेंड करती है कंप्यूटर की स्पीड को। नेक्स्ट आप देखेंगे इसका काम, तो यह कंप्यूटर की प्रोसेसिंग कार्यों को अस्थायी तौर पर स्टोर करती है। यानी कि अभी वर्तमान में जो हमारा कंप्यूटर चालू है, जो भी काम चल रहा है वो कहाँ स्टोर है, रैम में, अस्थायी तौर पर। जब कंप्यूटर बंद हो जाएगा तो ये सारी चीज़ें हट जाएगी। अर्थात जब भी हम कोई एप्लीकेशन खोलते हैं तो वो सब कहाँ स्टोर हो जाता है, रैम में। ठीक है, और इसमें CPU जो है तेज़ी से उसको एक्सेस कर सकता है। रैम के कुछ प्रकार हो जाते हैं, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे SRAM बोले तो स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम काफ़ी महंगी होती है, कैश मेमोरी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और DRAM जो हो जाती है थोड़ी सस्ती हो जाती है। और नियमित रूप से जो रैम हो जाती है, बार बार रिफ्रेश हो जाती है, उसके लिए किसका उपयोग किया जाता है, DRAM का, डायनेमिक रैम का, जिसके अंतर्गत हम देखें कंप्यूटर में भी रैम उपयोग की जाती है, लैपटॉप में भी, स्मार्टफोन में भी काफ़ी तेज़ी से ये जो है एग्जीक्यूट करने का काम करती है कोई भी चीज़ को। फिर उसके बाद देखेंगे रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी जो हो जाती है नॉन वॉलेटाइल हो जाती है, बोले तो स्थायी हो जाती है। इसमें जो डाटा स्टोर हो जाता है वो कंप्यूटर बंद होने के बाद भी डिलीट नहीं होता है। जैसे कि हमने देखे यहाँ पर क्या स्टोर हो जाता है, बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और ये केवल पढ़ा जा सकता है, इसमें से डाटा छेड़छाड़ या इसको डिलीट करना पॉसिबल नहीं है। पर इसके कुछ प्रकार हो जाते हैं, जैसे प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसके अंतर्गत डाटा एक बार स्टोर किया जा सकता है परंतु बदला नहीं जा सकता। नेक्स्ट हो जाता है आपका कौन सा, EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि UV लाइट्स के माध्यम से इसको हटाया जा सकता है और पुनः स्टोर किया जा सकता है। नेक्स्ट हो जाती है आपकी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तो इसे इलेक्ट्रिक सिग्नल से मिटाया जा सकता है और फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है। जैसे बायोस चिप में रोम रहती है, फर्मवेयर कोई सॉफ्टवेयर हो जाते हैं। स्थायी डेटा स्टोर करना है तो उसके लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए ज़रूरत पड़ती है रोम की, रीड ओनली मेमोरी की। नेक्स्ट हो जाती है आपकी ये PROM, तो हमने देख लिए, यहाँ पे इसको डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, PROM भी देख लिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो जाता है वो हो जाता है आपका विभिन्न स्टोरेज डिवाइस, यानी कि फिर से उनने मेमोरी पूछ लिया। अब मेमोरी में उनने सेकेंडरी या ऑक्सिलरी या एक्सटर्नल के बारे में बात की है। तो सेकेंडरी डिवाइसेस जो हो जाती है वो परमानेंट डाटा को स्टोर करने का काम करती है। जैसे आप यहाँ देखोगे तो आपको हार्ड डिस्क देखने को मिलेगी, हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क मिलेगी, CD देखने को मिलेगी, DVD है, ब्लू रे डिस्क है, SSD है, ठीक है, ये सब फ्लैश ड्राइव मिलेगी, मेमोरी कार्ड है, ये सब सेकेंडरी स्टोरेज के अंतर्गत आ जाती है। तो सेपरेट सेपरेट क्वेश्चन आ गया तो ठीक है, नहीं तो वो सिंपल एक ही क्वेश्चन में पूछ लेगा कि भाई जो है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी को समझाइए या फिर कंप्यूटर की मेमोरी को समझाइए। तो आपको दोनों को लिखना है। अब कितने पेजेस में लिखना है उसके लिए आप देखेंगे हाउ टू राइट आंसर, यानी कि मेन एग्ज़ाम में उत्तर कैसे लिखें, ये वाला वीडियो मैं जो है आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप कमेंट बॉक्स में पिन में देख लीजिए, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर देखोगे तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा। जब आप फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर का कंप्लीट वीडियो देखोगे प्लेलिस्ट में PGDCA फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा क्या, उसमें देखने को मिलेगा पहला वीडियो, और पहला वीडियो ही आपको मिलेगा हाउ टू राइट आंसर, यानी कि मेन एग्ज़ाम में उत्तर कैसे लिखे। अब मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ कि जो मेन एग्ज़ाम में उत्तर कैसे लिखें, सारी चीज़ आपको अगर वीडियो नहीं मिलता है। जैसे हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पे चलते हैं हम गूगल पे, और गूगल पे चलने के बाद हम जो है यहाँ पे नॉर्मली जो यूट्यूब है आपका अपना यूट्यूब चैनल, इस पर जो है आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको देखिए इस प्रकार सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन, यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जब जाओगे तो आप नीचे जाओगे तो हाउ टू सॉल्व एग्ज़ाम पेपर भी देखने को मिल रहा है, या फिर आप यहाँ देखोगे PGDCA फर्स्ट सेमेस्टर की प्लेलिस्ट दी है, इसमें आप जाओगे तो इसमें आप जाकर देखोगे हाउ टू सॉल्व एग्ज़ाम पेपर। इस वीडियो को ज़रूर देखें। उसके बाद आपको कंप्लीट फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर का वीडियो मिल रहा है, इसकी डॉस और लाइनेक्स का वीडियो मिल रहा है, PC पैकेज का कंप्लीट वीडियो,
उसके बाद MS एक्सेस का कंप्लीट वीडियो, फंडामेंटल्स ऑफ मल्टीमीडिया का कंप्लीट वीडियो, उसके बाद अगर आपका VB.NET है तो वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो इनमें से सारे वीडियो आपके लिए काम के हैं। इन वीडियोज़ को आप एग्ज़ाम के पहले एक बार कंप्लीट रूप से देख लीजिए, फिर आप IMP क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी कहाँ पे, प्लेलिस्ट में। चलिए नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे सारी जो डिवाइसेस है वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हार्ड डिस्क की बात करें तो कंप्यूटर में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस तो होती है, परंतु प्राइमरी रूप से होती है। प्राइमरी क्यों? जब भी हम रैम में कोई डाटा होता है उसको सेव करते हैं तो वो यहीं स्टोर हो जाता है। परंतु आज की डेट में आप देखोगे तो हार्ड डिस्क को रिप्लेस करने के लिए एक और डिवाइस आ गई है जिसका नाम है SSD, यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव, जो कि इस प्रकार रैम जैसे देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट ड्राइव में इस सॉलिड स्टेट ड्राइव ने जो है इसकी जगह ले ली, यानी रिप्लेस कर दी है हार्ड डिस्क को। उसके बाद आप देखोगे CD DVD जो कि ऑप्टिकल डिस्क हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। और ये जो इसके लिए रीडर की ज़रूरत पड़ती है, का जो आपका DVD राइटर हो जाता है या रीडर जो भी हम बोल सकते हैं। फिर फ्लॉपी डिस्क इस प्रकार देखने को मिल जाती, काफ़ी क्षमता इसकी कम थी, इसी को रिप्लेस करके DVD या CDI। मेमोरी कार्ड अलग अलग क्षमताओं में, हालांकि वर्तमान में मेमोरी कार्ड का चलन काफ़ी कम हो चुका है क्योंकि मोबाइल में इतनी स्टोरेज आ गई है भाई। 256 GB तो मिनिमम सभी लोग खरीदते हैं। 512 GB भी आपको स्टोरेज देखने को मिल जाती है। ठीक है, 128 भी। पहले क्या आती थी? पहले 8 GB स्टोरेज आ जाती थी, अब 8 GB रैम आ रही है। फिर 16 GB देखने को मिल जाती थी क्या स्टोरेज। उसके बाद आपको 32 GB देखने को मिली, 64 GB, 64 के बाद 128 GB, फिर 256, 512, अभी 1 TB तक का जो कैपेसिटी है वो मोबाइल में देने लगे हैं। तो ये देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे देखिए ये पेन ड्राइव, ये पोर्टेबल यानी कि ये रिमूवेबल डिस्क है, यानी कि डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना तो हमको ज़रूरत पड़ती थी पेन ड्राइव की। टेप ड्राइव काफ़ी पुराने समय में यूज़ की जाती थी। तो ये सब जो है सेकेंडरी स्टोरेज की श्रेणी में आ जाती है। हार्ड डिस्क की संरचना आपको बनाना है कंप्लीट, जो आपको देखने को मिलेगा क्या PDF, उसमें आपको देखने को मिलेगी इसकी हार्ड डिस्क की संरचना, तो उसके बारे में आपको समझाना है। ऐसी फ्लॉपी डिस्क की संरचना आपको समझाना है। कॉम्पैक्ट डिस्क एक गोल चकती जो हो जाती है वो हो जाती है। DVD की क्षमता 4.7 GB और CD की क्षमता 700 MB होती है। फिर DVD में आप देखोगे, देखिए ये दोनों साइड की बात करें तो 8 अच्छा दोनों साइड तो हो जाती है 17 GB के आसपास, पर ये अलग अलग कैपेसिटी में सिंगल साइड और डबल साइड में आ जाती है। इसी को अपग्रेड करके ब्लू-रे डिस्क बनाया गया, यानी DVD को अपग्रेड करा ब्लू-रे डिस्क। फिर सॉलिड स्टेट ड्राइव हार्ड डिस्क को रिप्लेस करने के लिए आ गई। ये काफ़ी तेज़ हो जाती है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम फास्ट मतलब जो है आपका स्टार्ट हो जाता है और काफ़ी प्रोसेस यहाँ जल्दी जल्दी होती है। फिर फ्लैश ड्राइव को पेन ड्राइव भी बोला जाता है, USB ड्राइव हो जाती है। 8 GB से लेकर 1 TB तक इसकी क्षमता, पहले मान लो 1 TB भी आती थी, 1 GB और 2 GB भी आती थी, पर अभी मिनिमम यहाँ पे 8 GB। अभी तो काफ़ी चलन कम हो चुका है इसका। आप देख सकते हैं मेमोरी कार्ड, तो मेमोरी कार्ड आपको काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता था पहले एक्सटर्नल स्टोरेज के रूप में मोबाइल में और कैमरा में। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 1 GB से लेकर 1 TB तक इसकी क्षमता है। यहाँ पे हमने बात की है फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से मुझे लग रहे थे और बार बार पूछे जाते हैं, वो मैंने आपको डिस्कस किया हूँ यहाँ पर। इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम में आप अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। और ध्यान रखिए, जब भी आप कोई चीज़ समझाओ तो छोटा मोटा डायग्राम और जो भी आपके आइकॉन्स वगैरह है वो थोड़ा सा बनाते चलिए। पेपर थ्योरी टिपोगे तो आपको नंबर ज़्यादा नहीं मिलने वाले हैं। अब बात करेंगे हम सेकेंड यूनिट की, तो सेकेंड यूनिट के बारे में हम विस्तार से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में देखेंगे। तो आप फर्स्ट यूनिट को पहले अच्छे से तैयार कर लीजिए, इसका कंप्लीट वीडियो देख लीजिए जो मैंने आपको प्लेलिस्ट में बताया है, उसकी कंप्लीट PDF पढ़ लीजिए ताकि एग्ज़ाम के पहले आपकी सारी तैयारी हो सके। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत सेकेंड यूनिट के अंतर्गत हम बात करेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सॉल्यूशन के साथ में आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, जिसमें पहला क्वेश्चन है इनपुट डिवाइसेस, जिसके अंतर्गत आपको कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, MICR है, OCR, QR, यानी कि लगभग सभी इनपुट डिवाइसेस के बारे में बात की जा रही है। तो इनके बारे में समझाना। सबसे पहली बात तो इनपुट डिवाइस होती क्या है। तो इनपुट डिवाइस क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए। जब भी हम कंप्यूटर में कोई चीज़ प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो हमको इनपुट प्रोवाइड करना पड़ता है। तो इनपुट हम जिन डिवाइसेस के माध्यम से देते हैं उन्हें हम बोल देते हैं इनपुट डिवाइसेस। जैसे कि सबसे नॉर्मली हम यूज़ करते हैं कीबोर्ड के बाद हम यूज़ करते हैं माउस का। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनपुट के रूप में यूज़ हो जाती है, जैसे बारकोड है, बारकोड रीडर है, स्कैनर है,
OCR है, जॉयस्टिक है, टच पैनल है, टच पैड है, MICR है, ट्रैक बॉल है, ये सब इनपुट डिवाइसेस है जिसका मुख्य उद्देश्य हो जाता है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कीबोर्ड की। तो कीबोर्ड है क्या? कीबोर्ड एक प्रकार का टाइपराइटर है। टाइपराइटर के थ्रू जो है नहीं कि अल्फ़ाबेट और नंबर और फंक्शंस कीज हो जाती है, जिसके थ्रू हम टाइप करके क्या दे देते हैं, निर्देश दे देते हैं। माउस एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है जिसमें हम क्लिक करके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। स्कैनर में हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदल कर इंस्ट्रक्शन देते हैं। इनको आपको विस्तार से समझाना, मैंने एक ओवरव्यू यानी कि रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया। यहाँ पे आप डिटेल नोट्स जरूर पढ़ें। डिटेल नोट्स में आपको क्या मिलेगा, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे, चलो सबसे पहले तो आपको सरकार स्टडी वेब्स जो एजुकेशन का ऑफिशियल चैनल है टेलीग्राम में, SSW एजुकेशन PDF, इसको आपको ज्वाइन कर लेना। और यहाँ पे इस प्रकार की लिस्ट में आप देखोगे तो आपको फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एंड IT की कंप्लीट PDF मिलेगी। अगर आप PGDCA फर्स्ट में हो या DCA फर्स्ट में हो तो आपको कंप्लीट PDF भी देखने को मिल जाएगी। देखिए PGDCA DCA की फर्स्ट की जो कंप्लीट PDF है, इसको आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ देखिए नॉर्मल चार्ज है जिसमें एक क्वेश्चन बैंक आती है। मतलब आप अगर मार्केट में जाओगे तो एक क्वेश्चन बैंक इतने में आती है, इतने में आपको सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे। तो इसको नॉर्मली आपको क्या क्या सब्जेक्ट यहाँ पे मिलेंगे, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, PC पैकेजेस, MS एक्सेस, फंडामेंटल्स ऑफ मल्टीमीडिया, या फिर VB.NET जिसका है उसको। तो ये चारों पांचों सब्जेक्ट आपको इतने चार्ज में देखने को मिल जाएंगे। पर यदि आपको एक एक सब्जेक्ट की PDF लेना है तो आप देखिए यहाँ पे क्या करोगे, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, PC पैकेज, सबके लिए सेपरेट लिंक दी हुई है। तो इसको क्लिक करके आप इन PDF को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप कंप्लीट वीडियो जरूर देख लें। कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आपको क्या करना है, सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन जहां पे आप जो है वीडियो देख पा रहे हैं, आपका अपना यूट्यूब चैनल, जिसमें आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगी प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट में जाओगे और प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप देखोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा PGDCA DCA फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत। अब देखिए आपको वेबसाइट भी देखे होंगे, तो आपको जैसे यूट्यूब चैनल में ढूंढते नहीं बनता है तो आप इसकी वेबसाइट में जाओ, कोर्स नोट्स में जाओ, आपका DCA PGDCA जो भी है तो PGDCA में जाओ। और PGDCA में जाने के बाद देखेंगे तो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एंड IT के अंतर्गत जाओ। और यहाँ पे आपको देखने मिलेगा इसकी PDF भी देखने को मिल जाएगी, जिसमें आप जो है यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे वीडियो भी मिल जाएगा, तो वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट OCR, जो हमारे हार्ड कॉपी में टेक्स्ट होते हैं उसको सॉफ्ट टेक्स्ट यानी कि रॉ डाटा यानी कि उसको सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करना, उसको बोलते हैं OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। QR तो आप जानते होंगे। QR क्या हो जाता है, ये जो हो जाता है कोड रीडर हो जाता है, जो कि वेबसाइट है, बैंक है या फिर अन्य जानकारी को स्कैन करता है। वॉइस रिकॉग्निशन का मतलब हो जाता है जो आपकी आवाज़ को पहचानता है। टच स्क्रीन को टच करके आपकी जो इनपुट है उसको प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाता है आपको, आउटपुट डिवाइसेस को समझाइए। तो विभिन्न प्रकार के मॉनिटर्स को समझाना है। मॉनिटर कौन कौन से हो जाते हैं, सबसे पहले तो आउटपुट डिवाइस होती क्या है। जब यूज़र के द्वारा इनपुट दिया जाता है तो वो कहाँ जाता है, वो कंप्यूटर में प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद वो आउटपुट के रूप में मिलता है। तो आउटपुट के रूप में मिलेगा तो कोई ना कोई डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो जिन डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है उन्हें बोल देते हैं आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट डिवाइसेस के अंतर्गत सबसे प्राइमरी रूप से मॉनिटर आ जाता है, जिसके अलग अलग प्रकार है, जैसे CRT कैथोड रेज ट्यूब है, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है, LED लाइट एमिटिंग डायोड है, और प्लाज्मा डिस्प्ले हो जाता है। इसके अलावा कलर के हिसाब से भी मिल जाते हैं, मोनोक्रोम, सिंगल कलर, ग्रे शेड में, ग्रे स्केल, और RGB के साथ में जाते हैं कलर्ड मॉनिटर। तो ये हो जाते हैं आपके मॉनिटर के प्रकार। इसके अलावा कुछ स्टैंडर्ड देखने को मिल जाते हैं इसके, जिसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा BGA मिलेगा। देखिए यहाँ पे SBGA, XGA, उसके SXG है और UXGA। हालांकि ये देखिए BGA तो सबसे लेटेस्ट माना जाएगा, ठीक है, अभी की दृष्टि में। मतलब लेटेस्ट तो नहीं मानेंगे, परंतु हम जो पढ़ते हैं उसमें काफ़ी एडवांस है। पर लेटेस्ट में आप देखोगे, देखिए यहाँ तक देखने मिल जाता 1600 इंटू 1200। अभी वर्तमान में देखोगे तो आपको ये तो नॉर्मल ही है, तो आपको 1920 इंटू 1080 देखने को मिल जाता है, ठीक है। जैसे मेरे सिस्टम की अगर बात करूं मैं, तो यहाँ पे 1920, मान लो 1920 और 1200 मिल जाता है। तो देखिए काफ़ी एडवांस है। तो OLED डिस्प्ले तक आने लगे हैं। तो ये आपको देखने को मिल जाते हैं स्टैंडर्ड। मॉनिटर को जो डिस्प्ले करना है उसकी क्वालिटी को दर्शाते हैं स्टैंडर्ड। जैसे BGA, इसका रेजोल्यूशन आप देख सकते हैं। रेजोल्यूशन होता क्या है, तो एक जगह पर मान लो 1 स्क्वायर इंच है, मतलब एक प्रकार से 1 इंच का कंप्लीट एरिया है, इसमें कितने पिक्सल है।
तो ये पिक्सल ज़्यादा है तो इसका क्वालिटी अच्छी होगी, और क्वालिटी को ही हम क्या बोल देते हैं, रेजोल्यूशन बोल देते हैं। तो पिक्सल एक डॉट हो गया, रेजोल्यूशन कंप्लीट क्वालिटी हो गई। तो क्वालिटी जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छा स्टैंडर्ड होगा। जैसे एस जो है इससे एडवांस है, एक्स और एडवांस है। फिर उसके बाद देखिए आपको एक्स से भी एडवांस देखने को मिल जाएंगे, तो वो कंप्लीट आपको देखने को मिल जाएंगे जब आप कंप्लीट नोट्स पढ़ोगे। तो यहाँ मैंने आपको तरीके बता दिया। फिर पूछा गया है प्रिंटर। तो प्रिंटर क्या हो जाता है, प्रिंटर भी एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है जो हार्ड कॉपी आउटपुट देता है, जिसमें विभिन्न प्रकार हो जाते हैं। एक तो हो जाता है आपका इंक, एक प्रकार से हो जाता है अलग अलग प्रकार के, जैसे मान लीजिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, इंकजेट है, ठीक है। उसके बाद लेज़र प्रिंटर है, प्लॉटर है, ये सब आउटपुट डिवाइस की श्रेणी में आ जाते हैं। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपने देखा होगा पोस्ट ऑफिस वगैरह में, या फिर रेलवे की टिकट कटती वहाँ पे देखा होगा। लेज़र प्रिंटर तो नॉर्मली आप ऑफिस में घरों में देख सकते हैं। प्लॉटर रेडियम वाले जो करते हैं, जैसे ग्राफिक्स है, चार्ट है, डिज़ाइन, इनका उपयोग जो करते हैं वो हो जाते हैं प्लॉटर। 3D प्रिंटर भी आजकल मार्केट में देखने को मिल जाते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट को परत दर परत छापा जाता है, यानी प्रिंट किया जाता है। फिर हो जाता है आपका आउटपुट डिवाइस में साउंड सिस्टम। तो साउंड सिस्टम वॉइस के रूप में आउटपुट प्रदान करता है, हेडफोन्स वगैरह, ठीक है, अलग अलग प्रकार के हो जाते हैं। उसके बाद आपको मिलेगी थर्ड यूनिट, और थर्ड यूनिट में आपको मिल जाता है क्या, सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्रामिंग। सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्रामिंग के अंतर्गत देखोगे तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो मिलेगा आपको, सॉफ्टवेयर के प्रकार को समझाइए। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को समझाना है। तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा, सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर जो हो जाता है विभिन्न प्रकार के निर्देशों का एक कंप्लीट क्रम हो जाता है, जिससे प्रोग्राम बनता है, और एक प्रोग्राम या मल्टीपल प्रोग्राम के कलेक्शन को हम बोल देते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर अलग अलग प्रकार के हो जाते हैं। जैसे हमारे पास में हार्डवेयर है, तो हार्डवेयर को ऑपरेट तो हम कर नहीं सकते हैं, तो हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है सॉफ्टवेयर की। तो यहाँ हो गए यूज़र, यूज़र बोले तो हम, अब यूज़र डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन हार्डवेयर को नहीं देगा, वो कैसे देगा, सॉफ्टवेयर को। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को या जो हार्डवेयर है उसको ऑपरेट करने योग्य बनाए, उसे बोल देते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटीज़। पर एक ऐसा सॉफ्टवेयर भी आता है जो हमारी ज़रूरत को पूरा करता है, जिसमें आपको वेब ब्राउज़र है, कंप्यूटर गेम्स वगैरह मिल जाते हैं, स्प्रेडशीट मिल जाती है, उसके बाद मिल जाते हैं वेब जो वर्ड प्रोसेसर्स हो जाते हैं, डेटाबेस हो जाती है, ये सब जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाते हैं। एक और कैटेगरी मिल जाती है जो मिलती तो नहीं है, पर हम समझ सकते हैं कि एक कैटेगरी होती है यूटिलिटी, जो कि सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर हो जाते हैं, जैसे एंटीवायरस है, मेंटेनेंस के लिए सॉफ्टवेयर हो जाते हैं। तो ये जब सब जो है क्या कहलाते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। पर मुख्य कैटेगरी आपकी सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही मिल जाते हैं। जो बेसिक है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर, और जो आपको ज़रूरत के हिसाब से रहता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ मिल जाता है, लाइनेक्स मिल जाता है, मैक ओएस है, साथ ही आपको विंडोज़ की सिक्योरिटी है, एंड्रॉयड मिल जाता है, अलग अलग प्रकार के जो सपोर्टिंग टूल है वो सब सिस्टम सॉफ्टवेयर में मिल जाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अगर बात करूँ तो जिसमें आपको एम एस वर्ड मिल जाता है, एक्सेल मिल जाता है, पावर पॉइंट मिल जाता है, उसके बाद आपका एम एस एक्सेस मिल जाता है, जीमेल है, अलग अलग प्रकार के जो एप्लीकेशन है जो हमारी ज़रूरत को पूरा करते हैं वो सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब यहाँ सिस्टम सॉफ्टवेयर तो हमने देख लिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है मीडिएटर के रूप में काम करता है, किसके लिए, हार्डवेयर और एप्लीकेशन के बीच में, और ये दोनों सॉफ्टवेयर जो है यूज़र के बीच में मतलब एक प्रकार से ब्रिज का काम करता है। जो कंप्यूटर के सारे सिस्टम है उसको संचालित करता है, नियंत्रित करता है, यानी कि सारी प्रोसेस को मेंटेन करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसमें आपको विंडोज़ है, लाइनेक्स है, मैक ओएस है, डिवाइस ड्राइवर है, ये सारी चीज़ें मिल जाती है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो यूज़र की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, जैसे कि मान लो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, फोटोशॉप हो गया, वेब ब्राउज़र हो गया, गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। सेपरेट क्वेश्चन यहाँ देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको डॉस और विंडोज़ के बारे में बात की जा रही है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को काम करने योग्य बनाता है, जिसमें मुख्य रूप से डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो पुराना था, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस था, और विंडोज़ जो कि अभी वर्तमान में चलता है, जिसमें हम GUI देखते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यानी कि कीबोर्ड के साथ साथ माउस का उपयोग भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए आपको देखने को मिल जाता है, ये देखिए, ये डायग्राम देखिए, यहाँ पे आपको हार्डवेयर देखने को मिल जाता है। तो हार्डवेयर में आप देखोगे तो हार्डवेयर तो हम ऑपरेट नहीं कर सकते, तो बीच में ज़रूरत पड़ती है किसकी, ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है। बाद में एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं हम, और लास्ट में होता है यूज़र। तो इस प्रकार से कड़ी जोड़ने का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट आप देखोगे डॉस आपको कैसा दिखता है। डॉस आपको CUI, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, यानी कि कीबोर्ड के थ्रू हम इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। और विंडोज़ आपको कैसा दिखता है, GUI, यानी कि हम माउस के क्लिक
करके या ग्राफिक्स के साथ में काम कर सकते हैं। विंडोज़ के अलग अलग वर्जन आए हैं, जैसे 1.0 आया 1985 में, फिर धीरे धीरे करके आगे अपग्रेड होते गए। 1995 में 95 आया, 2015 में आपको देखने मिलेगा कौन सा, विंडोज़ 10, और 2021 में आपको देखने मिला विंडोज़ 11। अब इसके आगे की कहानी तो नहीं आई है, अभी आएगी तब हम उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपको देखने को क्या मिलेगा। डॉस क्या है? डॉस एक कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो देखने को मिलेगा, जिसमें आपको कमांड्स के थ्रू इंस्ट्रक्शन देना होता है। डॉस के अंतर्गत अगर देखोगे तो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको पीसी डॉस है, पीसी डॉस, एमएस डॉस, दो मिल जाते हैं, ठीक है। डॉस के फीचर्स है, कमांड लाइन इंटरफेस मिल जाता है, बेसिक फाइल सिस्टम है, सीमित मल्टीटास्किंग है, इसके उपयोग साधारण कंप्यूटर ऑपरेटिंग के लिए, ठीक है, पुराने हार्डवेयर के लिए। और अगर डॉस की कुछ लिमिटेशन देखने को मिली तो इसमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस उपयोग नहीं कर सकते, मल्टीटास्किंग ज़्यादा नहीं है, और सीमित हार्डवेयर सपोर्ट है। पर विंडोज़ की अगर बात करें तो ये डॉस की तुलना में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जिसमें आपको जीयूआई सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसके अलग अलग वर्जन है, जैसे विंडोज़ 1.0 से लेकर विंडोज़ 11 तक यहाँ पर कहानी देखने को मिल जाती है। इसके फीचर्स आपको समझाना, जैसे जीयूआई है, मल्टीटास्किंग है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, नेटवर्किंग की फैसिलिटी है, सिक्योरिटी फीचर्स है। विंडोज़ के उपयोग पर्सनल कंप्यूटर के लिए कर सकते हैं, कॉरपोरेट के लिए कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए। इसकी कुछ लिमिटेशंस है, यानी कमियां हैं। सिस्टम संसाधनों की खपत यहाँ देखने को मिल जाती, कभी कभी एरर आ जाती है, फ्रीजिंग हो जाती है, सिक्योरिटी के खतरे देखने को मिल जाते हैं। तो फाइनली आपको डॉस और विंडोज़ के बारे में कंप्लीट डिटेल में यहाँ पे समझाना है विथ डायग्राम के, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका जो है पूछा गया है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जिसमें आपको मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज और थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज पूछा गया है। तो प्रोग्रामिंग होती क्या है? जब हम कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम लिखने के लिए कोई ना कोई लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। तो कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखने की जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है उसे हम बोल देते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो अलग अलग लेवल में होती है। जैसे मशीन लैंग्वेज 01 में जो लिखी जाती है मशीन लैंग्वेज, जिसे कंप्यूटर समझ जाता है। असेंबली लैंग्वेज जो हम थोड़ा शॉर्ट कर ली पर कंप्यूटर नहीं समझता, असेंबली लैंग्वेज कहलाती, इससे थोड़ी सरल है। पर इससे भी ज़्यादा सरल क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज। अब इसमें कोड तो लिखेंगे पर कंप्यूटर नहीं समझेगा, तो इसके लिए और असेंबली लैंग्वेज के लिए, दोनों के लिए क्या लगेगा? ट्रांसलेटर। तो यहाँ ट्रांसलेटर लगेगा असेंबलर, और यहाँ लगेगा आपका इंटरप्रेटर। तो दोनों यहाँ पे ट्रांसलेटर का उपयोग करते हैं, पर मशीन लैंग्वेज में लिखे गए कोड ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपको देखने को मिलेगा, जैसे मशीन मतलब यहाँ पे अगर बात करें थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज इस प्रकार की थी, और आपकी जो फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज इस प्रकार की है। मशीन लैंग्वेज हमने देख ली बाइनरी कोड में, जिसमें इंस्ट्रक्शन लिखे जाते हैं 0 और 1 में, मशीन लैंग्वेज कहलाती है। इसके लिए ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती, और इसमें लिखना काफ़ी कठिन होता है। असेंबली लैंग्वेज थोड़ा सरल हो गया, जिसमें आपको मुख्य रूप से शॉर्ट कोड लिखे जाने लगे, न्यूमेरिक कोड। ये थोड़ा सा अच्छा मतलब जो है सरल हो गई, परंतु यहाँ लाने के लिए उसको ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ गई। फिर हो गई हाई लेवल लैंग्वेज, जो काफ़ी सरल हो गई, पर इसके लिए भी ट्रांसलेटर लगे। एक तो हो गया आपका कंपाइलर, कंपाइलर का यूज़ होने लगा, और एक हो गया आपका इंटरप्रेटर, दोनों का यूज़ यहाँ पे होने लगा। इसकी विभिन्न लैंग्वेजेस है, जैसे सी है, C++ है, जावा है, पाइथन है। इसमें भी दो कैटेगरी आई, एक तो थर्ड जीएल आ गई, यानी कि थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज, एक आ गई फोर्थ जीएल, यानी कि फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज। दो लैंग्वेज यहाँ पे देखने को मिली। तो फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज क्या थी? जिसमें जीयूआई का यूज़ करके एप्लीकेशन डेवलप कर सकते थे, जैसे VB.NET। तो इसमें आपको देखने मिला जीयूआई रिप्रेजेंटेशन। परंतु थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज में आपको मिला CUI, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, जैसे डॉस का रहता है। यहाँ देखिए फोर्थ जनरेशन के अंतर्गत SQL, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, डेटाबेस डेवलप करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा मैटलैब है, SAS है, ठीक है, स्टैटिस्टिकल जो है सांख्यिकी विश्लेषण के लिए। इसके बाद हम देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर की विभिन्न श्रेणी, जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं। जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या हो जाता है? MS वर्ड से रिलेटेड, स्प्रेडशीट बोले तो एक्सेल से रिलेटेड, डेटाबेस बोले तो MS एक्सेस से रिलेटेड, डेस्कटॉप पब्लिशिंग फोटोशॉप और DTP के अंतर्गत देखने को मिल जाता है। ग्राफिक्स से रिलेटेड फोटोशॉप है, कोरल ड्रा। मल्टीमीडिया से रिलेटेड अगर देखें तो आपको फ्लैश प्लेयर है, एडोब प्रीमियर है, ये सारे मिल जाते हैं। बिजनेस एप्लीकेशन में आपको गूगल मीट है, जूम मीटिंग मिल जाती है। ERP सिस्टम में आपको टैली वगैरह मिल जाते हैं। तो ये सब सॉफ्टवेयर के बारे में आपको विस्तार से समझाना है, एक सेपरेट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ देखिए वर्ड प्रोसेसिंग, ऐसे सॉफ्टवेयर जिसमें डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ये सारे सॉफ्टवेयर आपके वर्ड प्रोसेसिंग में आ जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल डॉक्स, लिब्रे ऑफिस राइटर है। इसमें आपको टेक्स्ट लिखना
लेआउट तैयार करना, स्पेलिंग चेक, टेबल है, पिक्चर्स है और विभिन्न फ़ॉन्ट्स का उपयोग हम कर सकते हैं। स्प्रेडशीट की अगर बात करें जिसमें रो और कॉलम यानी सीट के लेवल में काम होता है, जिसमें हम डेटा को तैयार कर सकते हैं, पिवोट टेबल का उपयोग कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं और फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो सब ये सॉफ्टवेयर कहलाते हैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, गूगल शीट है, लिब्रे ऑफिस कैल्क है, डाटा एंट्री के लिए इनका उपयोग किया जाता है। अब बात की जा रही है डेटाबेस की, तो जिसमें डेटा को सिस्टमैटिक मैनेज किया जाता है वो डेटाबेस सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, जैसे कि एमएस एक्सेस है, ओरेकल डेटाबेस है, माई एसक्यूएल है। तो ये सब जो है आपके डेटाबेस सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। फिर डीटीपी सॉफ्टवेयर, जिसमें हम जो विभिन्न प्रिंट से रिलेटेड सारे काम करते हैं वो डीटीपी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एडोब इंडिज़ाइन है, कोरल ड्रा है, पेज मेकर है, क्वार्क एक्सप्रेस है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर डीटीपी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। फिर बात की जा रही है किसकी, ग्राफिक्स की। तो ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा एडिट करना किसको, पिक्चर्स को, उसको बनाना और उसमें ग्राफिकल कंटेंट जोड़ना। तो ये सब काम होता है ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर का, जिसके अंतर्गत एडोब फोटोशॉप है, कोरल ड्रा है, गिम्प है, ये सारे आ जाते हैं। फिर बात करते हैं मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर की। तो मल्टीमीडिया जिसमें साउंड, वीडियो, टेक्स्ट, एनिमेशन, इन सारी चीज़ों का उपयोग किया जाता है वो मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एडोब प्रीमियर प्रो, फाइनल कट प्रो, विंडोज़ मीडिया प्लेयर, ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। फिर बात करते हैं बिजनेस एप्लीकेशन। बिजनेस एप्लीकेशन का उद्देश्य मुख्य रूप से व्यापार के संचालन के लिए डिज़ाइन किया गया है। जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ग्राहक सीआरएम हो जाता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, एचआर हो जाता है, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, जिसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक है, एसएप बिजनेस वन, जो सीआरएम हो जाता है। ये सब जो हो जाते हैं आपके बिजनेस सॉफ्टवेयर। फिर हो जाता है आपका ईआरपी सिस्टम, जिसमें एंटरप्राइजेस रिसोर्सेज प्लानिंग देखने को मिल जाती है। तो इसमें आपको मुख्य रूप से देखने को मिल जाते हैं एसएएफ, सैप ईआरपी हो जाता है, ओरेकल ईआरपी है, माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक 365 है, ये देखने को मिल जाता है। अब इनका काम क्या होता है, वित्तीय यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो जाता है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, ह्यूमन जो रिसोर्सेज मैनेजमेंट है, सप्लाई चेन, इन्वेंट्री, इन सब का यहाँ पे उपयोग देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाता है थर्ड यूनिट में, कंप्यूटर कोडिंग सिस्टम, जिसके अंतर्गत आस्की, ISCII यूनिकोड, इन सब के बारे में पूछा गया है। तो आस्की क्या हो जाता है, ये विभिन्न प्रकार के कोड हो जाते हैं। अब कंप्यूटर में हम जब डाटा देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो कंप्यूटर में अलग अलग प्रकार से कोडिंग सिस्टम बने हुए हैं। जैसे कंप्यूटर तो समझेगा 0 और 1, परंतु हम समझते हैं ह्यूमन रीडेबल, तो बीच में समझाने के लिए विभिन्न प्रकार के कोडिंग सिस्टम हो जाते हैं। जैसे आस्की हो जाता है, इसकी हो जाता है, इसके बाद आप देखोगे यूनिकोड हो जाता है। तो इसमें पहला हो जाता है आस्की, बोले तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जिसके अंतर्गत हर कीबोर्ड में जो की है, मान लो ए है, तो ए को समझाने के लिए कुछ कोड दिए गए, जैसे 65, और 65 को बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हो जाता है आपका 8 बिट का कोड, ठीक है, मतलब 0 से लेकर 7 तक हो जाता है। तो यहाँ 7 बिट का हो जाता है। फिर उसके बाद मतलब 0 से 6 तक, और 0 से 7 तक हो गया तो 8 बिट का हो जाता है। तो ये दोनों ही प्रकार की चीज़ें यूज़ हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए ए को 65 से डिनोट किया जाएगा और जो स्मॉल ए है उसको डिनोट किया जाएगा 97 से। तो इस प्रकार के कोडिंग सिस्टम को बोल देते हैं आस्की कोड। हर एक सिंबल के लिए कोड दिया गया है यहाँ पे, जिसका उपयोग में मतलब जो है कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। कीबोर्ड में हम ए टाइप करते हैं, पर हम 65 टाइप करेंगे दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए यहाँ पे ए टाइप किया जाता है। तो यहाँ देखिए 7 बिट कोडिंग सिस्टम है, 1960 में इसको डेवलप किया गया था। इंग्लिश भाषा के अल्फ़ाबेट अंकों को इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे 128 बिट हो जाती है, यानी 0 से लेकर 127 तक, यानी कि 127 तक यहाँ पे कैरेक्टर हो जाते हैं। 33 कंट्रोल कैरेक्टर हो जाते हैं, 95 प्रिंटेबल कैरेक्टर हो जाते हैं, 0 से लेकर 9 और अन्य जो सिम्बॉल्स हो जाते हैं। उसके बाद इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे केवल इंग्लिश और लैटिन अक्षरों को ही कंप्लीट यहाँ पर समझता है ये, पर इसकी यानी कि इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये जो है भारतीय भाषा प्रणाली के लिए बनाया गया 1988 में, ठीक है। परंतु ये लेकिन भारतीय भाषाओं के लिए अधिक कैरेक्टर यहाँ पर शामिल है। यहाँ देखिए 8 बिट कोडिंग सिस्टम है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के लेटर्स और सिम्बॉल्स देखने को मिल जाते हैं। देखिए यहाँ पे हिंदी, बांग्ला और अन्य जो अलग अलग लैंग्वेज उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए
आपको देखने मिलेगा यूनिकोड। यूनिकोड बोले तो यूनिवर्सल, आस्की और इसकी की तुलना में काफ़ी व्यापक है। तो यहाँ पे यूनिकोड 21 बिट कोडिंग सिस्टम है, जिसके अंतर्गत आपको 11100 से अधिक विभिन्न वर्ण यानी कैरेक्टर और सिम्बल्स का प्रयोग किया जाता है। अब यूनिवर्सल रूप से इसका उपयोग किया जाता है कहीं भी, किसी भी कंप्यूटर में, किसी भी डिवाइसेस में, इसलिए इसको जो है ज़्यादा यहाँ पे यूज़ किया जाता है आज की डेट में। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे तीनों हमने देख लिए, तीनों के बारे में आपको समझाना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है जिसमें आपको देखने मिलेगा संख्या प्रणाली यानी बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। तो मुख्य रूप से 4 प्रकार के नंबर्स होते हैं। तो अगर बात करें हम किसकी, बाइनरी की, तो कंप्यूटर इसको समझता है, परंतु हमारी सरलता के लिए हमने अलग अलग नंबर्स का उपयोग किया। जैसे कि हम यूज़ करते हैं डेसिमल नंबर ज़्यादातर, 0 से लेकर 9 यानी कि 10 बेस जिसका रहता है। 0 से लेकर 7 बोले तो 8 बेस रहता है। 0 से लेकर 9 और ए से लेकर एफ ये 16 बेस हो जाता है। तो 16 जिसका बेस है वो हेक्साडेसिमल, 8 जिसका बेस है वो ऑक्टल, 2 जिसका बेस है वो क्या हो जाएगा आपका बाइनरी, और 10 जिसका बेस है वो हो जाएगा डेसिमल। तो इस प्रकार से 4 यहाँ पे नंबर देखने को मिल जाते हैं। अब इनके कन्वर्जन के लिए आपको डिटेल वीडियो देखना पड़ेगा, मैंने बना कर रखा हूँ, उसमें आप जाकर देख लेंगे कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से ऑक्टल, ऑक्टल से आप देखोगे तो हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल से बाइनरी, इस प्रकार से आपस में कन्वर्जन यहाँ देखने को मिल जाता है। तो ये आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक वाले टॉपिक में देखने को मिलेगा, हालांकि मैंने उसको अलग से यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया हूँ, टेलीग्राम पे लिंक मिल जाएगी। तो आपस में बदलना भी यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये हो गए हमारे सेकेंड और थर्ड यूनिट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारी तैयारी में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, आपके एग्जाम में काफ़ी सहायता मिलेगी इससे। और डिटेल नोट्स और डिटेल वीडियो जरूर देख ले ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो। आई होप आपको ये काम का लगा होगा। अगर काम का लगा है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियोस और जो भी चीज़ें हैं वो आपके लिए काम की रहेगी और छूटे ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। चलिए, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर की 4th यूनिट के अंतर्गत हमने बात करनी है कम्युनिकेशन एंड आईटी की। तो इसके अंतर्गत जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन है संचार की प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। इसके बाद इसके घटक यानी कि कंपोनेंट्स कौन कौन से, जैसे कि सेंडर कौन होता है, रिसीवर कौन होता है, ट्रांसमिशन का माध्यम यानी मीडियम क्या होता है, प्रोटोकॉल क्या होता है, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे पूछा गया है। वो सिंपल ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि संचार की प्रक्रिया और उसके कंपोनेंट्स को समझाइए, ये सारी चीज़ आपको ही बताना है। ठीक है, तो ये आपको देखने मिल जाएंगे यहाँ पे। अब हम बात कर लेते हैं संचार होता क्या है। संचार का मतलब क्या हो जाता है, आप यहाँ पे देखिए, जब एक जगह से डाटा दूसरी जगह यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है कोई ना कोई माध्यम या कोई ना कोई सिस्टम का उपयोग करके, उसे हम बोल देते हैं कम्युनिकेशन। तो यहाँ बात की जा रही है नेटवर्क की, यानी कि कंप्यूटर जो नेटवर्क है उसके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक डिवाइस आपस में जुड़ती है। तो 2 या 2 से अधिक डिवाइस आपस में जुड़ती है पर्टिकुलर किसी निश्चित उद्देश्य के लिए, यानी कि डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए, डाटा रिसीव करने के लिए। तो इस अवस्था में जब डाटा सेंड और रिसीव किया जाता है तो उसको हम बोल देते हैं कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट्स की। तो कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं आप देखिए यहाँ पे ध्यान से। सबसे पहला हो जाता है आपका सेंडर, और सेंडर के अंतर्गत हमको देखने को मिल जाता है, सेंडर मतलब एक ऐसा पर्सन या ऐसा कंप्यूटर जो डेटा को भेजता है। उसके बाद रिसीवर, रिसीवर मतलब जिसको डाटा भेजा गया है या जो रिसीव करेगा उसे हम रिसीवर बोल देते हैं। उसके बाद क्या मिल जाता है, मैसेज, यानी कि एक प्रकार से आपके पास में क्या होना चाहिए, कोई ना कोई चीज़ होना चाहिए, कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए। तो हमारे पास क्या है, मैसेज। इसके अलावा एक होता है चैनल। चैनल मतलब ट्रांसमिशन, यानी कि एक प्रकार से हम बोल सकते हैं माध्यम, यानी कि जैसे इंटरनेट में वायर का उपयोग करके हमने क्या भेजे हैं, चैनल का उपयोग करके डाटा को भेजे हैं और प्राप्त किए हैं। अब बात आ जाती है कि इनकोडिंग सिस्टम यूज़ होता है, डिकोडिंग सिस्टम, ये तो ऑप्शनल हो जाते हैं, हालांकि ज़रूरत इनकी भी पड़ती है। जैसे सेंड कर रहे हैं, डाटा को सेंड कर रहे हैं, तो हमने डाटा को भेजे हैं तो उसको एक ऐसे कोड में बदलना ताकि रिसीवर को ही समझ में आए। तो रिसीवर जब समझता है तो उसे कर देते हैं डिकोड। अब डिकोड करने के बाद वो अपनी उपयुक्त है, मतलब अपना जो यूज़ है उसके हिसाब से उसको चेंज हो जाता है वहाँ पे। उसके बाद फाइनली यहाँ पे जब डाटा रिसीव होता है तो क्या हो जाता है, फीडबैक यहाँ पे ध्यान दिया जाता है। फीडबैक का मतलब क्या हो जाता है कि डाटा सही मिला या नहीं मिला, उसके बारे में चीज़ें हो जाती है।
समय समय पे क्या हो जाता है, जैसे मान लो हम डाटा को भेज रहे हैं और डाटा रिसीव होने के पहले डाटा में कुछ कम या ज़्यादा या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस समय जो प्रॉब्लम आती है उसे हम बोल देते हैं नॉइज़। क्या होती है? नॉइज़। तो इतने हमारे कंपोनेंट्स हो जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि संचार की प्रक्रिया और संचार के जो घटक है जिसके अंतर्गत हमने चीज़ें देखी, एक चीज़ और होती है जिसका नाम है प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल का मतलब क्या हो जाता है, देखिए जब सेंड करने वाला जब डाटा को सेंड कर रहा है तो रिसीव करने वाले यानी कि जो व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए है और यहाँ पे व्यक्ति है बी, तो ए ने जब डाटा भेजा तो वो प्राप्त होना चाहिए बी को ही, और जब बी को प्राप्त होगा तो कोई ना कोई नियम को फॉलो कर रहा है ना, तो नियम जो हो जाता है इंटरनेट के अंतर्गत उसे हम बोल देते हैं प्रोटोकॉल। क्या बोल देते हैं? प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल क्या हो जाता है? एक रूल होता है, रूल्स, ठीक है, या कलेक्शन होता है रूल्स का। तो सेंडर आपको समझ में आ गया, रिसीवर समझ में आ गया, ट्रांसमिशन मीडियम जिसमें चैनल के बारे में बात करें, जैसे उदाहरण के लिए हम उसे रिटर्न मोड में भेज सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोड में, इंटरनेट सोशल मीडिया के माध्यम से। इसके अलावा प्रोटोकॉल एक नियम हो जाता है, जैसे कि सबसे पहला तो HTTP यूज़ होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट यूज़ होता है TCP/IP कंट्रोल, ठीक है। TCP/IP बोले तो एक प्रकार से ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और एक इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये बेसिक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। संचार की प्रक्रिया के अंतर्गत सबसे पहले मैसेज बनाएंगे हम, जैसे ईमेल बनाए या जैसे भी, उसके बाद मैसेज को कोडिंग में बदलेंगे, जैसे एनकोडिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। फिर मैसेज का ट्रांसमिशन मतलब एक प्रकार से प्रेषक बोले तो जो सेंडर है उसको भेजेगा। उसके बाद इसकी प्राप्ति और डिकोड होता है, यानी कि रिसीवर के साइड में डिकोड किया जाएगा और प्राप्त किया जाएगा, और लास्ट में हो जाती है फीडबैक। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है किसकी? ट्रांसमिशन यानी कि संचार की, और उसकी प्रोसेस के बारे में हमने देखे और कंपोनेंट से देखे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं संचार यानी कम्युनिकेशन के प्रकार की। तो कम्युनिकेशन के प्रकार हम बात करेंगे तीन मुख्य रूप से, कौन कौन से? एक तो सिंप्लेक्स होता है, एक हाफ डुप्लेक्स होता है और एक होता है फुल डुप्लेक्स। तो कम्युनिकेशन मोड हम इसे बोल सकते हैं या कम्युनिकेशन के प्रकार हम इसे बोल सकते हैं। तो यहाँ देखिए आपको तीनों के जो चित्र है वो देखने को मिल जा रहा है। तो हम थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। यहाँ देखिए, जब एक ट्रांसमीटर होता है और एक ट्रांसमीटर रिसीवर तक डाटा को भेजता है, यानी कि ये वापस कभी डाटा नहीं भेजेगा, सिर्फ कौन करेगा? ट्रांसमीटर ही रिसीवर को भेजेगा। तो जब एक ही दिशा में डाटा ट्रांसमिट होता है उसे हम बोल देते हैं सिंप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन या सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड। अब यहाँ बात की जा रही है, एक तरफ ट्रांसमीटर भी है और रिसीवर भी है, और इधर भी ट्रांसमीटर है और रिसीवर। मान लो इसने डाटा भेजा तो इसने रिसीव कर लिया, ठीक है। उसके बाद जब ये भेजने के लिए यहाँ पे मतलब इसने भेजा और ये ऑफ हो गया, अब ये जो डाटा भेज रहा है वो ये रिसीव कर ले रहा है। इसका मतलब ये भी डाटा भेज सकता है और ये रिसीव कर सकता है, और ये डाटा भेज सकता है ये भी रिसीव कर सकता है। दोनों तरफ ट्रांसमीटर और रिसीवर है और इधर भी ट्रांसमीटर रिसीवर है। पर एक समय में जब डाटा भेजा जा रहा हो तो रिसीवर उसको मतलब भेज नहीं सकता, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ रिसीव कर रहा होता है। तो वन वे हम बोल सकते हैं इसे, ठीक है। वन वे तो इसको बोलेंगे, परंतु यहाँ पे टू वे है, परंतु वन टाइम पे वन वे ही है। मतलब यहाँ से ट्रांसमिट करेंगे तो सिर्फ ट्रांसमिट होगा, और जब रिसीव करेंगे तो रिसीव होगा। जैसे उदाहरण के लिए हमने सिंप्लेक्स मोड में देखें, टेलीविज़न आपने देखा होगा, रेडियो आप सुनते होंगे, ठीक है। तो जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट से जो डाटा आता है वो सिर्फ हमारी टीवी में आता है, टीवी से वापस सैटेलाइट में नहीं जाता। तो ये हो जाएगा ट्रांसमीटर और रिसीवर वाला यानी सिंप्लेक्स मोड। हाफ डुप्लेक्स हम किसे बोल सकते हैं? जो वॉकी टॉकी आपने देखा होगा, जो मतलब पुलिस वाले पास या जहाँ भी सिक्योरिटी में देखोगे तो वॉकी टॉकी देखने को मिल जाता है। तो वॉकी टॉकी में जब हम डाटा को भेज रहे होते हैं यानी कि बोल रहे होते हैं तो सुन नहीं पाते, और जब सुन रहे होते हैं तो बोल नहीं पाते। तो ये हो जाता है आपका हाफ डुप्लेक्स, ठीक है। इसके बाद आपको देखने को मिल जाता है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स की बात करें तो वन टाइम पे टू वे हो जाता है, यानी कि वन एक प्रकार से ट्रांसमिट भी हो रहा है डाटा और इसको हम रिसीव भी कर सकते हैं एक ही टाइम पे। लगातार हम दोनों काम कर सकते हैं, ट्रांसमिट भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। तो इसे हम बोल देते हैं फुल डुप्लेक्स का जो ट्रांसमिशन मोड है उसको हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो इनके बारे में आप देखिए, सिंप्लेक्स हमने देख लिए। इसके बाद देखिए एक तरफा संचार है, रिसीवर के पास प्रतिक्रिया देने की क्षमता नहीं होती। जैसे उदाहरण के लिए अगर मान लो हम कीबोर्ड से कोई डाटा भेज रहे हैं, कहाँ तक? CPU तक, तो यहाँ से कीबोर्ड की तरफ से डाटा हमेशा जाएगा, वापस नहीं आएगा, ये ध्यान रखिए। तो इसे हम बोल देते हैं सिंप्लेक्स। और हाफ डुप्लेक्स की अगर बात करें तो हाफ डुप्लेक्स में आप देखोगे वॉकी टॉकी देखने को मिल जाता है, दो तरफा हो जाता है, परंतु वन मतलब एक प्रकार से एक बार में एक ही तरफ हो जाता है। फिर फुल डुप्लेक्स की बात करें तो फुल डुप्लेक्स में आपको देखने को मिल जाता है दोनों तरफ, जैसे कि टेलीफोन है, मोबाइल है, इंटरनेट है, इनका उपयोग करके हम जो है फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन उपयोग कर सकते हैं। तो आपको तीनों ही चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, जो कम्युनिकेशन चैनल्स होते हैं
अच्छा, कम्युनिकेशन चैनल के अंतर्गत दो चीज़ें आ जाती है, एक तो आ जाती है गाइडेड मीडिया और एक आ जाती है अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाते हैं बायर्स। बायर्स में आप देखोगे ट्विस्टेड पेयर आ जाते हैं, कोएक्सियल केबल आ जाते हैं और फाइबर ऑप्टिक। परंतु अनगाइडेड मीडिया के अंतर्गत आपको तीन चीज़ फिर मिल जाती है, रेडियो वेव्स मिल जाती है, माइक्रोवेव्स मिल जाती है, पहला रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और उसके बाद फिर इंफ्रारेड मिल जाती है। तो ये बिना वायर के यहाँ पे ट्रांसमिशन होता है। तो संचार यानी कम्युनिकेशन चैनल के अंतर्गत ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल, फाइबर ऑप्टिक के बारे में हम देखते हैं और नेक्स्ट हम देखेंगे मॉडेम की कार्यप्रणाली और उसकी विशेषताएं। तो कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड और फाइबर में सबसे पहले बात करें तो आपको देखने को मिलेगी ट्विस्टेड। ट्विस्टेड जो हो जाती है, दो पेयर हो जाते हैं, आपस में गुथे हुए रहते हैं और इसमें एक होता है प्लस और एक होता है माइनस। अब ये एक ही में बहुत सारे मतलब जो है पेयर्स हो सकते हैं या फिर एक पेयर हो सकता है। खास करके ये हम देखेंगे यहाँ पे ट्विस्टेड पेयर का जो उपयोग है मुख्य रूप से अनसील्डेड और सील्डेड के रूप में यहाँ देखने को मिल जाता है। जैसे काफ़ी सस्ता होता है, इंस्टॉलेशन में आसान हो जाता है, कम दूरी के लिए जैसे फ़ोन लाइन और छोटे नेटवर्क में इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्पीड मतलब इसकी जो डेटा स्पीड है और दूरी सीमित हो जाती है, ज़्यादा लंबी दूरी के लिए हम ट्विस्टेड पेयर उपयोग नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम देखेंगे कोएक्सियल, जैसे टीवी में कनेक्शन या डिश सैटेलाइट में हम देखेंगे या डिश टीवी वगैरह हो जाती है, उसमें हमको ये तार देखने को मिल जाता है। जैसे एक हो जाता है कॉपर का और नेक्स्ट हो जाता है आपका ये भी कॉपर हो जाता है, हालांकि बीच में जो है कोटिंग रहती है प्लास्टिक कवर या जो भी जो दोनों को अलग करता है। ऊपर से फिर एक और कोटिंग रहती है सील्ड, जो कि कवर करके रखता है। तो ये हो जाता है हमारा कोएक्सियल। और अभी लेटेस्ट में जो चल रहा है वो हो जाता है फाइबर ऑप्टिक। फाइबर ऑप्टिक मतलब एक प्रकार से कांच के रेशे के माध्यम से डाटा को ट्रांसमिट करेगा। तो चलिए थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं इनके बारे में। कोएक्सियल केबल तो हमने देखे, ये जो हो जाती है हाई डेटा ट्रांसमिशन क्षमता यहाँ पे होती है। इसकी जो है इसके लिए लंबी दूरी की संचार प्रणाली की आवश्यकता नहीं होती। टीवी सिग्नल्स है, इंटरनेट है, केबल नेटवर्क, इनमें काफ़ी ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है। फिर फाइबर ऑप्टिक की बात करें तो इसमें हाई डेटा ट्रांसमिशन क्षमता और गति भी होती है। बहुत लंबी दूरी के लिए बिना कुछ डाटा की हानि के ट्रांसमिट किया जा सकता है। जैसे आज की डेट में जितने भी आपको इंटरनेट कनेक्शन मिलेंगे वो फाइबर ऑप्टिक ही मिलेंगे। इसके अलावा यह बाहरी हस्तक्षेप, विद्युत चुम्बकीय इंटरफेस से जो कनेक्शन है या फिर डाटा उसको बचाता है, काफ़ी महंगी होती है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है तीनों जो वायर्स है उसके अंतर्गत। अब बात करते हैं मॉडेम की। तो मॉडेम है क्या? मॉडेम मुख्य रूप से दो चीज़ों का कलेक्शन है। कौन कौन सा है? मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन किसे बोल देते हैं? मॉड्यूलेशन जो हो जाता है कंप्यूटर में हम क्या उपयोग करते हैं, 0 और 1। तो 0 और 1 का जो डाटा है उसको बदलना एनालॉग में क्या कहलाता है? डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने की प्रक्रिया को मॉड्यूलेशन बोल देते हैं। अब जब नेक्स्ट कंप्यूटर में डाटा जाएगा तो फिर से आपको एनालॉग से डिजिटल में बदलना, क्योंकि सामने भी कंप्यूटर है, तो फिर से एनालॉग को डिजिटल में बदलना क्या कहलाता है? डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, तो ये दोनों ही शब्द को मिलाकर यहाँ क्या कर दिया गया है, इसका नाम मॉडेम रख दिया गया है। तो देखिए MOD मतलब मॉड्यूलेशन और DEM मतलब डीमॉड्यूलेशन। तो ये हो जाता है आपका क्या, मॉडेम। और मॉडेम की कार्यप्रणाली आपको समझ में तो आ गई होगी, कैसे इस प्रकार से इसी को डिस्क्राइब करना है। ठीक है, और मॉडेम के विभिन्न प्रकार भी होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें तो यहाँ पे आपको डायल अप मॉडेम मिल जाता है, ब्रॉडबैंड मॉडेम। ये संचार गति के लिए काफ़ी फेमस, यानी कि यहाँ पे देखिए मॉडेम की गति क्षमता जो है उसके मतलब निर्भर करती है कि वो किस प्रकार का मॉडेम। जैसे डायल अप मॉडेम की अगर बात करें तो 56 kb/s तक स्पीड देता है और ब्रॉडबैंड आपका हज़ारों kbps की स्पीड देता है। तो डायल अप तो हालांकि पुराना हो चुका है, पर ब्रॉडबैंड अभी जो है काफ़ी ज़्यादा चला और अभी आपको और एडवांस मॉडेम देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखने को मिल जाता है हमको, कौन सा? नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाता है आपको नेटवर्क में के मौलिक सिद्धांत। नेटवर्क के मौलिक सिद्धांत मतलब बेसिक फंडामेंटल्स आपको समझाना है यहाँ पे नेटवर्क के, जिसके अंतर्गत क्लाइंट सर्वर बनाम यानी कि वर्सेस पीयर टू पीयर नेटवर्क के बारे में समझाना है। तो क्लाइंट सर्वर और पीयर टू पीयर क्या होता है, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है। उदाहरण के लिए आपके मतलब आपके आसपास कोई सर्विस आपको चाहिए तो आप कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट करोगे, तो जहाँ रिक्वेस्ट करोगे वो हो गया आपका सर्वर, और जो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो खुद हो गए क्लाइंट। यानी कि रिक्वेस्ट करने वाले को हम बोल देंगे क्लाइंट और जो रिक्वेस्ट को पूरी करेगा उसे बोल देंगे सर्वर। तो यहाँ पे बात करते हैं ये कंप्यूटर, अगर मान लो कोई चीज़ इसको चाहिए तो कहाँ रिक्वेस्ट करेगा, इस मशीन में। तो ये मशीन को हमने बोल दिए सर्वर और ये मशीन को बोल दिए क्लाइंट, और इससे स्ट्रक्चर जो बन जाता है वो कहलाता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। परंतु ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पे क्लाइंट और सर्वर कुछ ना हो, मतलब सब अपने आप में राजा हो, तो इस नेटवर्क को हम बोल देते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क। जैसे कि यहाँ
अगर इसको कुछ चाहिए तो यहाँ रिक्वेस्ट भेज देगा और इसको प्राप्त कर लेगा, अगर इसको कुछ चाहिए तो रिक्वेस्ट भेज देगा। तो सिंपल सी बात, यहाँ पे कोई विशेष सर्वर नहीं है, सब क्लाइंट और सब सर्वर है, ठीक है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर और पीयर टू पीयर। तो आपको समझ में आ गया होगा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या है। इसकी विशेषताएं आप एक बार पढ़ लेना, पीयर टू पीयर की विशेषताएं पढ़ लेना ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। और यहाँ पे मैंने तुलनात्मक अध्ययन भी यानी कि कंपैरिजन टेबल के माध्यम से भी आपको समझा दिया हूँ। तो इस प्रकार आप टेबल बनाएंगे एग्जाम में तो काफ़ी इफेक्टिव रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, नेटवर्क कनेक्शन के प्रकार को समझाइए। अब नेटवर्क कनेक्शन के प्रकार की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल जाते हैं, अलग अलग प्रकार के नेटवर्क देखने को मिल जाते हैं। जैसे सबसे पहले जो चलता था डायल अप कनेक्शन चलता था, अभी वर्तमान में फाइबर ऑप्टिक है, वाईफाई वाले है और फुल मतलब एक प्रकार से बिना वायर के बहुत सारी चीज़। जैसे मोबाइल की बात करें तो मोबाइल में इंटरनेट हमेशा है तो वायरलेस वाला चल रहा है, पर पुराने समय में डायल अप चलते थे। डायल अप कनेक्शन एक पुराना इंटरनेट कनेक्शन है जो टेलीफोन लाइन के माध्यम से जोड़ता था। जैसे उदाहरण के लिए ये देखिए, इस प्रकार से हम जो है अगर इंटरनेट चलाना है तो डायल अप मॉडेम की ज़रूरत हमको पड़ती थी। नेक्स्ट अगर देखें तो लीज लाइन। लीज लाइन जो होता है मुख्य रूप से अगर देखें तो लीज लाइन एक निजी कनेक्शन होता है। उदाहरण के लिए कोई बैंक का सर्वर है, बैंक का नेटवर्क है, वो लीज लाइन कैटेगरी का आएगा, जिसमें आईएसपी बोले तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा सीधे एक स्थिर और स्थायी कनेक्शन के रूप में प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए इंटरनेट है, इंटरनेट से हमने क्या करे, पर्सनल एक नेटवर्क ले लिए तो वो कहलाता हमारा लीज लाइन, जो हमारे कंपनी के सभी कंप्यूटर जो है आपस में यूज़ कर सकते हैं। फिर हो जाता है एक आईएसडीएन, बोले तो इंटरनेट इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, जिसके अंतर्गत एक जो है हमको डेटा है, वॉइस जो हमारी आवाज़ होती है, वीडियो है, ये सभी सेवाएं हमको एक साथ मिल जाती है। तो इसलिए इसे बोला जाता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। इसमें मॉडेम के बदले में आईएसडीएन मॉडेम यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। तो ये स्ट्रक्चर जो बने हैं इसको आप एग्ज़ाम में बनाओगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद देखिए डीएसएल मॉडेम की बात की जा रही है। डीएसएल बोले तो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, जो काफ़ी समय पहले चलता था, 8-10 साल पहले। तो डीएसएल एक इंटरनेट कनेक्शन है जो टेलीफोन लाइन के माध्यम से डेटा को ट्रांसमिट करता है। इसमें फ़ोन कॉल और इंटरनेट कनेक्शन दोनों इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप देखो डीएसएल मॉडेम यहाँ पे होता है, तो जो कंप्यूटर में हमारा जो है एक प्रकार से जैसे फ़ोन भी हम यहाँ पे चला सकते हैं, तो ये सारी चीज़ हमको मिल जाती है इसके अंतर्गत। तो इसमें 1 MB से लेकर 100 MBPS तक की स्पीड मिल जाती है। फ़ोन कॉल्स को प्रभावित किए बिना इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। फिर हो जाता है आपका रेडियो फ्रिक्वेंसी, RF जिसे हम बोल देते हैं। तो रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडियो तरंगों के माध्यम से डेटा ट्रांसमिट करता है, यह वायरलेस कनेक्टिविटी का एक रूप है। तो यहाँ देखिए वायरलेस कनेक्टिविटी का एक रूप है, मतलब ट्रांसमिशन एंटीना हो जाता है और एक रिसीविंग एंटीना हो जाता है। तो वायरलेस यानी वायर, बिना वायर के यहाँ से क्या हो जाता है, डेटा ट्रांसमिट किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए वाईफाई रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम करता है, मोबाइल नेटवर्क रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम करता है। रिमोट क्षेत्रों में जाकर देखें तो इंटरनेट प्रदाता के लिए भी एक प्रकार से यहाँ काम करता है ये। इसके कुछ फ़ायदे नुकसान आप पढ़ लेना। फिर बात करते हैं नेक्स्ट कनेक्शन ब्रॉडबैंड की। तो ब्रॉडबैंड एक हाई स्पीड वाला एक इंटरनेट कनेक्शन है जो डेटा ट्रांसमिशन के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग करता है, जैसे डीएसएल है, केबल, फाइबर है, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉडेम के बारे में, जिसके अंतर्गत वीडियो स्ट्रीमिंग है, गेमिंग है, हाई बैंडविड्थ है, इन सभी के लिए ये काफ़ी उपयुक्त होता है। घरेलू उपयोगकर्ता, व्यवसाय, बिजनेस में, विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। जैसे यहाँ देखो 1 MBPS से लेकर गीगाबाइट GB/सेकंड तक की स्पीड ये देता है हमको। फ़ायदे नुकसान आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए ये तो बात हो गई हमारे विभिन्न इंटरनेट कनेक्शन की, आप इनको ओवरव्यू देख सकते हैं। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, नेटवर्क श्रेणी, यानी कि जब 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर आपस में जुड़ते हैं तो क्या कहलाते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क। और कंप्यूटर नेटवर्क अलग अलग प्रकार के होते हैं। लैन होता है एक पर्टिकुलर ऑफिस या कैंपस के अंतर्गत इसका उपयोग किया जाता है। मैन होता है, ये आपको देखने को मिलेगा पूरा मेट्रो यानी कि पूरे शहर के लेवल में विभिन्न ब्रांचेस को कनेक्ट करता है। उसके बाद वैन होता है पूरी दुनिया में आपको इंटरनेट कनेक्शन या फिर पूरी दुनिया में जो नेटवर्क होता है जिसमें विभिन्न लैन और विभिन्न मैन शामिल हो जाती है, वो कहलाता है WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क लैन कहलाता है, मेट्रोपॉलिटन मैन कहलाता है और वाइड एरिया नेटवर्क वैन कहलाता है। फिर वैन का ही एक उदाहरण है इंटरनेट। तो इंटरनेट एक वाइड एरिया नेटवर्क है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, जहाँ पर हम सूचनाएं एक जगह से दूसरी जगह आसानी से भेज भी सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। और एक हो जाता है आपका वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये जुड़ा रहता है पब्लिक नेटवर्क से ही, परंतु यहाँ कुछ अथॉरिटी रहती है, अथेंटिकेशन होते हैं, इसलिए इसका यूज़ जो है एक प्रकार से VPN कहलाता है। चलिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, ये तो हो गया हमारा मतलब एक प्रकार से देखिए यहाँ पे
लैन के बारे में बात कर लेते हैं। लैन आप देख सकते हैं, लैन पर्टिकुलर एक जगह और विभिन्न लैन मिलकर क्या बन जाती है, मैन बन जाती है, और दुनिया भर के सारे नेटवर्क मिलकर वैन बन जाते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। ये देखिए वैन आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंटरनेट की, वीपीएन की। तो ये तो हमने अभी देखे, यहाँ पे देखिए लोकल एरिया नेटवर्क, ये आप एक बार देख सकते हैं। फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, इंटरनेट, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क इसका फुल फॉर्म है, और वीपीएन मतलब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। सबका कंपैरिजन यहाँ पे दिया हुआ है, सबको आप एक बार देख सकते हैं। इसके बाद है लैन की टोपोलॉजीज। बोले तो लैन के अंतर्गत हमको विभिन्न स्ट्रक्चर देखने को मिल जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सीधी लाइन का उपयोग करके हमने विभिन्न कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिए, सीधी लाइन का उपयोग करके और फिर एक सेंट्रल डिवाइस लगा दिए और विभिन्न कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिए। एक राउंड में अगर हमने सारे कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिए, फिर एक सेंट्रलाइज डिवाइस लगा के अन्य कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिए और सब कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर दिए, जैसे पीयर टू पीयर था। तो ये जो स्ट्रक्चर है इन्हें हम बोल देते हैं लैन की टोपोलॉजीज। क्या बोल देते हैं, लैन की टोपोलॉजीज। तो यहाँ पे आपको बात की जा रही रिंग टोपोलॉजी, जो पूरा राउंड वाली होती है। देखिए रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी एक बेस मतलब एक बैकबोन हो जाती है और बाकी सब कंप्यूटर इससे जुड़े होते हैं। एक सेंट्रलाइज डिवाइस हो जाती है, सभी कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं। तो इनका चेहरा देख लो, उसके बाद आप जो है रिंग टोपोलॉजी, सभी डिवाइसेस एक गोलाकार में जुड़ी रहती है। ठीक है, इसका उपयोग छोटे से मध्यम आकार के नेटवर्क में किया जाता है, जैसे लैन टोकन रिंग है। इसके अलावा डेटा को प्रेडिक्टेबल और ऑर्डर में ट्रांसमिट किया जा सकता है। नेटवर्क में जो लोड होता है वो समान होता है, इसके नुकसान आप देख सकते हैं। बस टोपोलॉजी का अगर बात करें, सीधी लाइन में जुड़ा रहता है और ये बैकबोन केबल से जुड़ी रहती है। ठीक है, और एक में भेजे हैं तो सब में चला जाएगा, ये भी रहता है। स्टार टोपोलॉजी सेंट्रलाइज डिवाइस हो जाती है, स्विच या हब, जिसके माध्यम से सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं। अगर वो ख़राब हो गया तो सारी डिवाइसेस डेटा ट्रांसमिट नहीं कर पाएगी। मेश टोपोलॉजी में कोई भी सर्वर नहीं होता, सब आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं विभिन्न प्रकार की केबल के माध्यम से। ठीक है, तो इसका उपयोग मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन, इंटरनेट बैकबोन, मिलिट्री नेटवर्क इसमें किया जाता है। इसके अलावा ट्री टोपोलॉजी, जिसमें बस टोपोलॉजी और ट्री दोनों मिलकर ये काम करती है। स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी। नेक्स्ट हो जाती है आपकी हाइब्रिड। तो हाइब्रिड में आप देखोगे मल्टीपल टोपोलॉजी मिलकर ये टोपोलॉजी का निर्माण करती है। कंपैरिजन में भी आप देख सकते हैं, जैसे रिंग सर्कुलर में जुड़ा होता है, बस आपका एक लाइन में, स्टार आपका सेंट्रलाइज डिवाइस, मेस आपका फुल कनेक्शन, और ट्री में हाइब्रिड आपको देखने को मिल जाता है। तो ये छोटे नेटवर्क में काम करता है, ये छोटे लैन में, स्कूल ऑफिस में, मिलिट्री नेटवर्क में, और इसके बाद बड़े नेटवर्क में। तो सबके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक और है लैन के विभिन्न एलिमेंट्स, यानी कि इसके कंपोनेंट्स को समझाना है। लैन को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो एक तो कनेक्टिंग मीडिया, वो तो बोले तो वायर, फिर एनआईसी जहाँ पे वायर कनेक्ट होगा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, फिर एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो नेटवर्क को मेंटेन करेगा, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा कुछ डिवाइसेस है, जैसे ब्रिज, दो समान नेटवर्क को आपस में जोड़ने का काम करेगी ब्रिज। हब जो है मल्टीपल कंप्यूटर को आपस में जोड़ने का काम करेगा। राउटर नेटवर्क में जो आपका सिग्नल होते हैं उसको राउट करने का काम करता। रिपीटर आपका एम्पलीफाई करता है सिग्नल्स को, यानी कि वीक सिग्नल को रीजनरेट करता है, स्ट्रॉन्ग में बदलता है। और गेटवे आपका मल्टीपल अलग अलग प्रकार के नेटवर्क को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो चलिए एक बार दर्शन कर लेते हैं यहाँ पे सभी के। जैसे मीडिया की बात करें तो केबल्स इसमें आ जाते हैं सारे नेटवर्क मीडिया में। इसके अलावा यहाँ पे देखिए मीडिया में वायर भी आ जाता है, जिसमें आपको तीनों वायर देख लिए, और वायरलेस में वाईफाई और ब्लूटूथ आ जाता है। एनआईसी में इस प्रकार का एनआईसी देखने को मिल जाता है, जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क जो ईथरनेट है वो कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद आप देखोगे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा सॉफ्टवेयर जो नेटवर्क की सारी प्रतिक्रियाओं या प्रोसेस को मेंटेन करता है। उसके बाद आपको देखने को मिल जाता है ब्रिज, और ब्रिज में आप देखोगे, देखिए एक नेटवर्क ये है और एक नेटवर्क ये है, दोनों को आपस में जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ब्रिज कर रहा है। उसके बाद हब, हब की अगर बात करें तो सेंट्रलाइज डिवाइस, बोले तो यहाँ से अगर डाटा भेजा तो ये सभी में चला जाएगा। ठीक है, ये हब काम करता है। उसके बाद आ जाता है स्विच। तो स्विच जो है, मान लो यहाँ डाटा इसके द्वारा डाटा भेजा गया इसको, तो वो डाटा जाएगा इसके थ्रू और यहाँ से इसी को जाएगा, किसी अन्य में नहीं जाएगा। राउटर जो हो जाता है सिग्नल्स को राउट करने का काम करता है। इसके अलावा आप देखोगे तो रिपीटर वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग बनाने का काम कौन करता है, रिपीटर करता है। गेटवे की अगर बात करें तो ये देखिए एक सर्वर से दूसरे सर्वर को जोड़ता है, यानी कि मल्टीपल नेटवर्क को ये भी जोड़ने का काम करता है। ठीक है, अलग अलग नेटवर्क को ये पे जोड़ता है, अलग अलग प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं जो, और सेम प्रोटोकॉल के लिए कौन सा जोड़ता है, ब्रिज जोड़ता है। तो यहाँ पे हमने बात करें यूनिट नंबर 4 की,
जो आपकी फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर है उसके अंतर्गत यूनिट नंबर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात की है। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। आप इस हिसाब से कंप्लीट पीडीएफ पढ़ लीजिए और उसका बाद कंप्लीट वीडियो देख लीजिए। सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेगी, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, और दूसरा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मैं शेयर करते रहता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएगी, सारे विषय जो भी आपको चाहिए यहाँ पे कंप्लीट भी मिल जाएगी यहाँ पे। उसके बाद आप कंप्लीट वीडियो देख लीजिए जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। ठीक है, हाउ टू सॉल्व एग्ज़ाम पेपर वाला वीडियो भी ज़रूर देखें, ताकि आपको पता चल पाए कि पेपर में आंसर कैसे लिखना है। चलिए यहाँ पे हम बात करने वाले हैं यूनिट 5 के अंतर्गत आपको क्या देखने को मिलेगा, डॉस एंड लाइनेक्स। इसकी कुछ बेसिक चीज़ें मिलेगी और साथ में इसकी कुछ कमांड्स जो बेसिक रूप से काम आती है। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं पहले क्वेश्चन इस यूनिट के अंतर्गत, जिसका जो आप देख सकते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोले तो डॉस का परिचय दीजिए। इसके साथ ही ड्राइव नेम, जो फाइल सिस्टम है जैसे फाइल एलोकेशन टेबल हो जाता है, फाइल और जो निर्देशिका हो जाती है उसकी स्ट्रक्चर, मतलब फाइल और जो फोल्डर उसके स्ट्रक्चर को बताना है। ठीक, इसके अलावा आपको रूल्स और नेमिंग, नामकरण का रूल्स समझाना है। जैसे अब जो फाइल का नाम देते हैं कि नहीं सेव करते समय, तो उसका नियम क्या होता है, वोटिंग प्रोसेस क्या हो जाती है, और डॉस फाइल सिस्टम के बारे में समझाना। अभी एक ही में बहुत सारे आ गए हैं, हालांकि इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, और आएगा भी तो उसको आपको किस प्रकार समझाना है कि भाई आपको 6 से 7 पेज ही लिखना है, ज़्यादा आपको नहीं जाना है। ठीक है, और ये कम भी आता है तो आपको 6 से 7 पेज ही लिखना है। तो चलिए इसके आंसर को हम देखते हैं एक प्रकार से। सबसे पहले बात कर लेते हैं डॉस की। तो डॉस क्या है, डॉस एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। इसका मतलब है ये ऑपरेटिंग सिस्टम तो है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आ जाता है, जो बेसिक रूप से कंप्यूटर को काम करने योग्य बनाता है। तो सबसे शुरुआत में जब ऑपरेटिंग सिस्टम आया था तो डॉस ही आया था। अभी वर्तमान में क्या चल रहा है, अभी वर्तमान में आपको विंडोज़ देखने को मिल जाता है। तो विंडोज़ का जो पिछला वर्जन है, पिछला वर्जन तो ना बोले परंतु उसका पूर्वज बोल सकते हैं क्या, डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका पूरा नाम है, जो कि मुख्य रूप से डिस्क को मैनेज करने के लिए काम करता था। और ये कैसा था, ये था आपका CUI यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस या कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस के रूप में काम करता था। तो यहाँ पे हम बात करेंगे जैसे CLI यानी कमांड लाइन इंटरफेस के लिए काम करता था। ये मुख्य रूप से MS डॉस और एक PC डॉस, दो प्रकार से आता है, जैसे फाइल मैनेजमेंट, प्रोग्राम चलाना, हार्डवेयर कंट्रोल करना, ये सारे काम करता था। यहाँ देखिए आपको ड्राइव नेम की अगर बात करें तो ड्राइव नेम मुख्य रूप से कहाँ से शुरू होते हैं, आपने देखा होगा कंप्यूटर में C ड्राइव से चालू होता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि A ड्राइव और B ड्राइव कहाँ गई, तो A और B क्यों नहीं लेता है ये, तो A और B इसलिए नहीं लेता क्योंकि जब डॉस यूज़ करते थे हम, तो डॉस में हार्ड डिस्क यूज़ ना होकर क्या यूज़ होती थी, फ्लॉपी डिस्क यूज़ होती थी। तो जो फ्लॉपी डिस्क होती थी आज भी उसके लिए जगह छोड़ी जाती है A और B। इसका मतलब है आपके ड्राइव लेटर कहाँ से शुरू होंगे, C से, और C से लेकर आखिरी तक, जैसे C है, D है, उसके बाद E है, एक्स्ट्रा मतलब जो बढ़ते जाती है ड्राइव, जितने पार्टीशन होते हैं या जितनी डिस्क होती है हमारे पास में। तो ये ड्राइव नेम आपको समझ में आ गया, अल्फ़ाबेटिक लेटर में इस प्रकार। इनको हम बदल भी सकते हैं, नाम जो लिखा है इसको हम बदल सकते हैं राइट क्लिक करके। तो यहाँ देखिए पहला जो है फ्लॉपी के लिए छोड़ा जाता था, दूसरी फ्लॉपी के लिए दूसरा B, और C जो है आपका क्या हो जाता है, हार्ड ड्राइव के लिए हो जाता है। बाकी D E जो भी है वो CD USB उनके लिए छोड़ा जाता था। तो ये हो जाते हैं आपके ड्राइव के नेम। उसके आ जाता है फाइल एलोकेशन टेबल, जिसे हम बोल देते हैं फैट। तो जब भी हम डॉस में कोई चीज़ स्टोर करते हैं तो सिस्टमेटिक तरीके से यूज़ होती है, स्टोर होती है, तो वही कहलाता था फाइल एलोकेशन टेबल। जैसे आप देखिए बूट सेक्टर है, फाइल एलोकेशन टेबल है, डायरेक्टरी किस प्रकार से यूज़ हुई है यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें फाइल एलोकेशन टेबल में स्टोर हो जाती थी इस हिसाब से। तो यह डिस्क पर सभी फाइल का एक स्थान ट्रैक करता था। जब कोई फाइल सेव होती तो फाइल एलोकेशन टेबल उसे सेक्टर्स में बांटकर स्टोर करता था। ठीक, इसके अलावा आप देखोगे तो ये फाइल एलोकेशन टेबल 12, 16 और 32 देखने को मिल जाता है। अब ये FAT यूज़ नहीं होता, अभी वर्तमान में यूज़ होता है NTFS। ठीक है, NTFS यूज़ हो जाता है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। फिर फाइल और डायरेक्टरी के स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो कुछ इस प्रकार आप देख सकते हैं, जैसे रूट डायरेक्टरी आप यहाँ देख सकते हैं, ये सब डायरेक्टरी है। सब डायरेक्टरी के अंतर्गत कुछ चाइल्ड डायरेक्टरी देखने को मिल जाती है। तो इस प्रकार से संरचना होती है हमारे स्टोरेज के अंतर्गत। तो यहाँ मुख्य डायरेक्टरी को बोला जाता है रूट डायरेक्टरी, जो कि C ड्राइव है हमारी अभी वर्तमान में। और सब डायरेक्टरी के अंतर्गत C के अंतर्गत मतलब जो भी यूज़र है, सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन यूज़र है या फिर जो भी है, वो सारी चीज़ें एक के बाद एक इस प्रकार आ जाती है। तो ये रूट देख सकते हैं आप, रूट डायरेक्टरी, उसके अंदर स्टडी, उसके अंदर नोट्स, उसके अंदर फाइल। तो ये फाइल जो है file.txt एक फाइल है, बाकी सब फोल्डर है। ठीक है, अब नामकरण के नियम क्या हो जाते हैं,
जब भी हम फाइल को सेव करते हैं तो सेव करते समय हमको ध्यान देना होता है कि एक तो होता है प्राइमरी नेम और दूसरा होता है सेकेंडरी नेम, एक्सटेंशन नेम जिसे हम बोलते हैं। तो प्राइमरी नेम अधिकतम कितने कैरेक्टर का होना चाहिए? 8 कैरेक्टर का। और जो एक्सटेंशन वाला है वो होना चाहिए 3 कैरेक्टर का। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया क्या, फाइल, तो ये फाइल जो है आपका प्राइमरी नेम, डॉट लगा के हम क्या देते हैं, डॉट लगा के हम देते हैं TXT। तो TXT जो है मुख्य रूप से 3 का ही होता है। कुछ बाइनरी फाइल्स होती है जैसे कि मतलब जो डॉस के अंतर्गत होती है वो 2 कैरेक्टर की होती है। और अभी वर्तमान में एडवांस फाइल एक्सटेंशन आ गए, जैसे मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट सेव कर रहा है तो DOCX के नाम से देखिए 4 कैरेक्टर हो गए। तो अधिकतम यहाँ पे 8 कैरेक्टर होना चाहिए फाइल किसके अंतर्गत, डॉस में, डॉस के नेमिंग के हिसाब से, और 3 कैरेक्टर का एक्सटेंशन होना चाहिए। ठीक है, नाम में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए फाइल माय फाइल इस प्रकार से और स्पेस दे दिया और ऐसे लिख दिया तो ये गलत कहलाता है। तो स्पेस नहीं होना चाहिए, कुछ स्पेशल सिंबल यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, और नाम केस सेंसिटिव नहीं होते। ठीक है, मतलब ये जो है ये वाला सेव करो या ये वाला सेव करो, दोनों एक ही माने जाते हैं। ठीक, तो ये हो जाती है आपकी क्या, फाइल नेमिंग सिस्टम। उसके बाद हो जाता है बूटिंग प्रोसेस। तो बूटिंग प्रोसेस हम किसे बोल देते हैं? जब कंप्यूटर को हम चालू करते हैं, मान लीजिए हमने पावर ऑन किया, तो पावर ऑन करने से लेकर जो आपका यूज़र इंटरफेस दिखता है, यूज़र इंटरफेस बोले तो जहाँ पर कंप्यूटर काम करने योग्य चालू हो जाता है, तो इतने तक की प्रोसेस को हम बोल देते हैं बूटिंग प्रोसेस। बूटिंग का मतलब हो जाता है कंप्यूटर के चालू होने की पूरी प्रोसेस को बूटिंग प्रोसेस बोल देते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब कंप्यूटर हार्ड डिस्क से रैम में, मतलब जब ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से रैम में स्टोर हो जाता है तो उसे हम बूटिंग बोल देते हैं। और इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर काम करती है, जैसे कि बायोस लोड होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। उसके बाद लोड मतलब जो है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है, पोस्ट की प्रोसेस हो जाती है, फिर हो जाता है बूटिंग लोडर, फिर हो जाता है डॉस डॉस की फाइल सिस्टम लोड हो जाती है, फिर command.com, यानी कि साथ में मतलब जो यूज़र इंटरफेस है वो दिखता है लास्ट तक। तो यहाँ पे आप स्टेप्स देख सकते हैं, इस प्रकार का डायग्राम भी बना सकते हैं। अब डॉस सिस्टम फाइल्स के अंतर्गत अगर देखें तो डॉस में मुख्य रूप से 3 फाइल्स होती है। IO.sys, ठीक है, जो इनपुट आउटपुट को कंट्रोल करती है। MS-DOS.sys जो डॉस कर्नल और OS के मुख्य कार्यों को करती है। command.com जो हो जाती है कमांड इंटरफेस, यूज़र की कमांड को एग्जीक्यूट करने का काम करती है, तो यूज़र इंटरफेस के लिए काम करती है। और ये फाइल्स जो है C ड्राइव के रूट में छिपी हुई होती है, यानी कि हाइड होती है, और सिस्टम फाइल्स के अंतर्गत देखने को मिल जाती है। ठीक है, अगर ये फाइल नहीं है तो सिंपल सी बात है, बूटिंग होगी क्या? बूटिंग नहीं होगी। तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, डॉस की कमांड्स को समझाइए। डॉस की कमांड्स बोले तो जब भी हम कोई काम कराना चाहते कंप्यूटर में डॉस के अंतर्गत, तो उसे हम कोई ना कोई निर्देश देते थे, तो टाइप करके जो निर्देश देते थे उन्हीं को हम बोल देते हैं डॉस की कमांड। क्या बोल देते हैं? डॉस की कमांड। अब यहाँ पे 2 प्रकार की कमांड है, कुछ तो डॉस को इंस्टॉल करते बराबर आ जाती है जिसे हम इंटरनल कमांड बोल देते हैं, कुछ अलग से हमारे कार्यों को हिसाब से हमको इंस्टॉल करना होता है, जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाते हैं, तो ये हो जाती है एक्सटर्नल कमांड। तो यहाँ पे जैसे dir कमांड को समझाना है, md कमांड को, cd कमांड को, rd है, कॉपी है, डेल है, इसके अलावा ren है, ट्री कमांड है, फॉर्मेट है, सॉर्ट है, fdisk है, sys है, इनको समझाना है। तो स्पेशली ये पूछा जा सकता है इस प्रकार का, परंतु अगर ना पूछे तो ऐसा सिंपल पूछ लेगा कि डॉस की किन्हीं 5 इंटरनल कमांड और 5 एक्सटर्नल कमांड को समझाइए। तो चलिए सबसे पहले तो हम डॉस का जो इंटरफेस है वो ओपन कर लेते हैं। cmd यहाँ पे देखिए cmd, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब देखिए आपको जो दिख रहा है यहाँ पे, ये कहलाता है कमांड प्रॉम्प्ट। command.com यहाँ पे लोड हो चुकी है। तो हम सिंपल एक कमांड टाइप करते हैं, जब भी हमको कुछ चीज़ टाइप करना है तो यहाँ पे टाइप होता है। मान लीजिए इतना यहाँ तक गया और ये देखिए ग्रेटर देन लगा, ग्रेटर देन के बाद जो टाइप होगा वो डॉस की कमांड होगी। तो dir जैसे करें, जितनी भी हमारी ड्राइव में, यानी कि यहाँ पे देखिए आप, डायरेक्टरी क्या है हमारी, सी रूट डायरेक्टरी, यूज़र के बाद जो यूज़र नेम है वो हमारा, और उसके बाद अंदर जितनी भी डायरेक्टरी है, फाइल्स है, सबको एक साथ दिखा दिया लाइन से। देखिए कुछ हिडन वाली भी दिखती है, जैसे हिडन वाली आप देख सकते हैं। उसके बाद नीचे आप देखोगे तो फोल्डर से दिख रहा है, फोल्डर को यहाँ पर डायरेक्टरी बोला जाता है। तो डायरेक्टरी और फाइल्स की लिस्ट देखें तो 5 फाइल है और 30 डायरेक्टरी, इनको सबको दिखाना है तो हम dir कमांड का उपयोग करते हैं। dir लिखे, कुछ स्पेशल ऑप्शन भी होते हैं इसमें, हमको ज़्यादा लोड नहीं लेना। फिर एक हो जाती है cd कमांड, cd में डॉट डॉट करेंगे तो एक स्टेप वापस चले जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम जो है cd यहाँ पे हमने लगा, ये स्लैश दबाए, देखिए मेन उसमें आ गए, और cd करके हम लिखेंगे यूज़र्स। ये देखिए यूज़र्स लिखे तो अंदर आ गए। फिर उसके बाद ये हम cd करके लिखते हैं सरकार स्टडी वेब्स
ऐसे, तो उसके अंदर चले जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर और कुछ फोल्डर बनाना तो MD कमांड का उपयोग करते हैं। तो ले देखा बात की जा रही कि हम सिंटैक्स का उपयोग कैसे करेंगे। जो रूट है हमारा मतलब कमांड प्रॉम्प्ट है जो कंप्लीट, ठीक है, और उसके बाद हम जो है कमांड लिखना चालू करेंगे। कैसे लिखेंगे एक ओवरव्यू हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमने कंप्लीट जो डिटेल में समझाया हूँ डॉस और मतलब लाइनेक्स वाले वीडियो, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। आप चलोगे टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम पे आपको सारी जो PDF है वो देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे इन PDF को आप जो है क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आपको जाना है यूट्यूब चैनल, ठीक है, सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन, इसमें प्ले लिस्ट में जाना है। और प्ले लिस्ट में जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे PGDCA DCA फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत डॉस और लाइनेक्स फंडामेंटल, इसके अलावा PC पैकेज, MS एक्सेस, मल्टीमीडिया, ABB.NET, सभी के वीडियो यहाँ कंप्लीट रूप से मिलेंगे। साथ ही मेन एग्जाम में उत्तर कैसे लिखें ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसको ज़रूर देखें ताकि आपका जो काम है काफ़ी आसान हो जाए और आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल पाए। चलिए यहाँ पे कमांड के बारे में देखें तो डॉस के अंतर्गत एक होती है इंटरनल कमांड और एक होती है एक्सटर्नल कमांड। इंटरनल कमांड command.com फाइल रन होती है, लोड होती है, उसके साथ ही ये उपलब्ध होते हैं। परंतु एक्सटर्नल को अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। जैसे dir मैंने बताया है, डायरेक्टरी की लिस्ट और फोल्डर की लिस्ट दिखाता है, dir से इसे प्राप्त कर सकते हैं। MD जो है फाइल्स फोल्डर्स को बनाने का काम करता है। मेक डायरेक्टरी इसका फुल फॉर्म है। नया फोल्डर बनाना है, नया डायरेक्टरी, तो ये माय मतलब MD लिखे और या फोल्डर का नाम हम डायरेक्टली दे सकते हैं माय फोल्डर। इसके अलावा CD चेंज डायरेक्टरी, मैंने बताया था CD लिखे और माय फोल्डर लिखे तो डायरेक्टरी में हम पहुंच जाते हैं। RD जो होता है MD के द्वारा जो डायरेक्टरी बनी है उसे रिमूव करने का काम करती है RD, यानी कि RD माय फोल्डर। उसके बाद कॉपी की बात करें तो कॉपी जो हो जाता है, क्या हो जाता है, फाइल्स और फोल्डर को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करता है, जैसे कि पुरानी फाइल का एड्रेस और नई फाइल का एड्रेस। ठीक है, इसके अलावा DEL जो हो जाता है डिलीट करने का काम करता है। जो फाइल हमने बनाए थे कॉपी कौन से, उसके डिलीट करने का काम कौन करेगा, DEL। इसके अलावा REN यानी कि जो भी फाइल फोल्डर है उसका नाम बदलने का काम करेगा, जैसे पुरानी फाइल का नाम और नई फाइल का नाम, मतलब REN लिखे, पुरानी फाइल का नाम, नई फाइल का नाम। तो ये हो जाती है हमारी कुछ इंटरनल कमांड। इनको एग्जाम्पल के साथ और सिंटेक्स के साथ आपको समझाना है। अब कुछ एक्सटर्नल कमांड की बात करें तो एक्सटर्नल कमांड के अंतर्गत आपको मिल जाती है .exe, .com, .bat के लिए, मतलब जो है इनको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है, जो ऑटोमेटिक लोड नहीं होती command.com के साथ। जैसे ट्री कमांड है तो ट्री कमांड पूरा ट्री स्ट्रक्चर दिखाती है, फाइल्स फोल्डर क्या है पूरा। जैसे हम मान लो यहाँ सरकार स्टडी वेब्स के अंतर्गत गए, या फिर उदाहरण के लिए चलिए हम यहाँ पे ट्री कमांड टाइप कर देते हैं। ये एक्सटर्नल है, कभी कभी लोड होती कभी कभी नहीं होती। तो देखिए किस फोल्डर के अंदर क्या फाइल है, बहुत ये देखिए कभी ज़्यादा फाइल्स है तो ये ढूंढते ही रहेगा। देखिए यहाँ पे कितना खतरनाक चल रहा है, ये देखिए यहाँ आ गया। तो ये किस फाइल के अंदर कितना फोल्डर है, सब फोल्डर है, फाइल्स है, सारी चीज़ों की लिस्ट श्रृंखला कौन दिखाता है, ट्री कमांड दिखाता है। फॉर्मेट तो जो हो जाता है पुराना डाटा को हटाकर फाइल को मतलब फाइल सिस्टम बनाता तरीके से, मतलब तो फॉर्मेट करता है, ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड करता है। सॉर्ट कमांड सॉर्ट करता है A to Z सारी चीज़ों को, या Z to A। एफ डिस्क जो है हार्ड डिस्क को जो है पार्टीशन के लिए यहाँ पे प्रयोग किया जाता है एफ डिस्क कमांड। सिस कमांड जो हो जाती है बूटेबल बनाती है कोई भी डिस्क को, ठीक है, सिस्टम फाइल को ट्रांसफ़र करता है। अब नेक्स्ट जो आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर की अवधारणाओं को समझाना। जैसे फ्री सॉफ्टवेयर क्या हो जाते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या हो जाते हैं, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या हो जाते हैं, और विभिन्न क्षेत्रों में IT के या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस के बारे में बताना है। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर क्या होता है वो तो आपको पता चल गया, इंस्ट्रक्शंस का समूह, प्रोग्राम, और प्रोग्राम एक हो या मल्टीपल हो वो कहलाता सॉफ्टवेयर, कोई विशेष काम करने के लिए। तो यहाँ अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर है, जैसे फ्री सॉफ्टवेयर और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। तो फ्री और ओपन सोर्स लगभग मतलब जो है फ्री सॉफ्टवेयर जो होते हैं, ठीक है, पर ओपन सोर्स जो हो जाते हैं वो ऑलरेडी फ्री में उपलब्ध हो जाते हैं। तो फ्री मतलब जिनके लिए कोई चार्जेस नहीं देना होता है, ठीक है, सबके लिए ओपन होते हैं, और सोर्स कोड भी उसमें एडिट कर सकते हैं। तो ये फ्री और ओपन सोर्स कहलाते हैं। परंतु इसका जो सोर्स है वो गुप्त रहता है, और ये जो है कंपनी या डेवलपर के अंडर में रहता है, और इसके लिए चार्जेस भी देना होता है। जैसे उदाहरण के लिए फ्री सॉफ्टवेयर की श्रेणी में लाइनेक्स है, लिब्रे ऑफिस है, मोजिला फायरफॉक्स है, गिम्प आ जाता है। और ख़रीदने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मतलब प्रोप्राइटरी विंडोज़ को हम खरीदते हैं, MS ऑफिस को खरीदते हैं, एडोब फोटोशॉप को, मतलब जिनका सब्सक्रिप्शन लेना होता है वो कहलाते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, मालिकाना हक जिसके लिए किसी के अंडर में रहता है। GNU या अन्य ओपन सोर्स लाइसेंस के अंतर्गत ये आता है फ्री और ओपन, और इसका उपयोग करने के लिए लाइसेंस खरीदना पड़ता है, किसके लिए, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के लिए, और ये फ्री में मिल जाते हैं और ये इनके लिए भुगतान करना होता है। इसके लिए देखिए यहाँ पे उपयोगकर्ता को इसकी अपनी ज़रूरत के अनुसार बदल सकता है, कस्टमाइज़ कर सकता है, और ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता।
ये समुदाय आधारित सहायता होती है, मतलब कम्युनिटी के लिए सपोर्ट हो जाता है, यहाँ कम्युनिटी रहती है। और यहाँ पे कंपनी द्वारा प्रोफेशनल सहायता मिलती है। तो ये हो जाते हैं हमारे दोनों में अंतर। इसके अलावा आईटी के अनुप्रयोग बोले तो देखिए एजुकेशन में इसका उपयोग हो जाता है, जैसे ऑनलाइन कक्षाएँ, ऑनलाइन क्लासेस देख सकते हैं। अभी आप जो पढ़ रहे हैं वो ऑनलाइन क्लास ही है। ई प्लेटफ़ॉर्म, ई लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म स्वयं, एनपीटीईएल। इसके अलावा देखिए स्मार्ट क्लासरूम है, डिजिटल लाइब्रेरी है। हेल्थ सेक्टर में देखें तो हॉस्पिटल सिस्टम है, टेलीमेडिसिन है, मरीजों का रिकॉर्ड मैनेजमेंट कर सकते हैं। बैंकिंग की अगर बात करें तो ऑनलाइन बैंकिंग है, एटीएम, मोबाइल बैंकिंग है। इसके अलावा कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, तो मतलब आईटी के विभिन्न उपयोग है, जैसे बिजनेस में आप देख सकते हैं, ई गवर्नेंस में देख सकते हैं, इंटरटेनमेंट में, एग्रीकल्चर में, ट्रांसपोर्ट में, इन सब है, इनका सभी जगह इनका उपयोग हो जाता है। मतलब आईटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। ये सारी चीज़ तो आप लगभग लगभग सभी उपयोग करते हैं, जैसे आईआरसीटीसी, रेड बस उपयोग करते हैं, जीपीएस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लाइनेक्स का अवलोकन कीजिए, यानी कि उसका इतिहास बताइए, इसकी विशेषताएं बताइए, हार्डवेयर की आवश्यकताएं बताइए और विभिन्न प्रकार के लाइनेक्स को बताना है। लाइनेक्स क्या है? लाइनेक्स भी एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जैसे डॉस था वैसे लाइनेक्स है, परंतु कुछ फीचर्स अलग हो जाते हैं, जैसे ओपन सोर्स है और काफ़ी ज़्यादा सिक्योर हो जाता है ये। तो ये यूनिक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स कैसा था? यूनिक्स पेड, परंतु लाइनेक्स को लिनस टोरवेल्स ने यूनिक्स के आधार पर ही बनाया, पर फ्री और ओपन सोर्स बनाया। तो ये इसके अंतर्गत सर्वर है, डेस्कटॉप है, मोबाइल एप्लीकेशन है, एम्बेडेड सिस्टम है। ये व्यापक रूप से इसका उपयोग किया जाता है, किसका? लाइनेक्स का। जैसे यहाँ देखोगे तो हिस्ट्री के अंतर्गत हम देख सकते हैं 1991 में लिनस टोरवेल्स नामक एक फिनिश जो छात्र है उसने लाइनेक्स कर्नल का विकास किया, और लाइनेक्स की प्रेरणा यूनिक्स से ली गई थी। यूनिक्स पहले, इसके पहले डेवलप हुआ था। तो एक ओल्ड और पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स। प्रारंभ में केवल टेक्निकल उपयोग के लिए था, लेकिन धीरे धीरे इसका उपयोग जो है लोकप्रिय हो गया, और जीएनयू प्रोजेक्ट के साथ मिलकर लाइनेक्स ने एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, जिसे आमतौर पर जीएनयू लाइनेक्स भी कहा जाता है। इसकी कुछ विशेषताएं देखें तो ओपन सोर्स बोले तो इसका कोड जो है फ्री अवेलेबल हो जाता है, हम सुधार कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। मल्टी यूज़र, मतलब एक समय में कई यूज़र एक ही सिस्टम पर कार्य कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग, बोले तो कई प्रोग्राम एक साथ चल सकते हैं। पोर्टेबिलिटी, बोले तो यह विभिन्न हार्डवेयर प्लेटफॉर्म पर काम करता है। सिक्योरिटी की बात करें तो लाइनेक्स में मजबूत सुरक्षा प्रणाली होती है, जो फाइल अनुमति यानी फाइल परमिशन और एन्क्रिप्शन के लिए उपलब्ध कराता है। नेटवर्किंग की अगर बात करें तो यह मजबूत यानी कि पावरफुल नेटवर्किंग कैपेसिटी के साथ आता है। सर्वर में आज की डेट में देखें तो बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर में लाइनेक्स का यूज़ किया जाता है। काफ़ी कम लागत, बोले तो लाइसेंस फ्री फीस नहीं होती है, जिससे ये सस्ता विकल्प माना जाता है। हार्डवेयर क्या चाहिए, मतलब लाइनेक्स आपके कंप्यूटर में डालना है तो आपके पास में क्या होना चाहिए? सीपीयू। सीपीयू मिनिमम आपका 500 मेगाहर्ट्ज़ होना चाहिए। अभी आप देखोगे 2.6 गीगाहर्ट्ज़ का सीपीयू आता है, तो मिनिमम ये बोल रहा है। और पेंटियम थर्ड का चाहिए आपको, ठीक है। पेंटियम 4 या पेंटियम थर्ड भी आपका चल जाएगा। रैम कितनी चाहिए? 256 GB या 1 2 के लिए, और डेस्कटॉप के लिए 2 GB या अधिक आप देख सकते हैं। हार्ड डिस्क की बात करें 2 GB से शुरू है, 20 GB तक यहाँ पे अधिकतर है इसके वर्जन के हिसाब से। डिस्प्ले तो कोई दिक्कत नहीं, अभी वर्तमान में अच्छे ही आ रहा है। चलिए यहाँ पे हम देख सकते हैं इसके कुछ प्रकार हैं, तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन इन्हें बोल देते हैं। तो यहाँ अबंटू है, शुरुआती उपयोगकर्ताओं के लिए यहाँ पे काफ़ी सरल। डेबियन स्थिरता और सुरक्षा के लिए जाना जाता है। फेडोरा की बात करें, नवीनतम टेक्नोलॉजी के साथ आता है। सेंटोस RHEL सर्वर और एंटरप्राइज उपयोग के लिए भरोसेमंद है। आर्क लाइनेक्स की बात करें तो एडवांस यूज़र के लिए पूरी तरह कस्टमाइजेबल है। काली लाइनेक्स की बात करें तो एथिकल हैकिंग और साइबर सुरक्षा के लिए उपयुक्त है। लाइनेक्स मिंट की अगर बात करें तो विंडोज़ यूज़र के लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हो जाता है लाइनेक्स मिंट, ठीक है। तो आप इनमें से अगर चाहो तो इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल कैसे करना मैंने बताया था, और मैं अलग से वीडियो इसका बना दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइनेक्स सिस्टम की मूल बातें, जैसे कि उसकी फाइल सिस्टम क्या हो जाता है, प्रोफाइल है, लॉगिन फाइल्स, कर्नेल, लॉगिन और लॉगआउट प्रक्रिया, इन सब के बारे में आपको समझाना है। सबसे पहले तो बेसिक चीज़ देखें तो स्टैंडर्ड डायरेक्टरीज जो हो जाती है फाइल सिस्टम, उसके बारे में। तो रूट डायरेक्टरी को स्लैश से दर्शाया जाता है। रूट डायरेक्टरी बोले तो मुख्य जो फोल्डर हो जाता है वो रूट डायरेक्टरी कहलाता है। इसके अलावा बिन मतलब बाइनरी फाइल्स होती है, जैसे LS है, CP है, MB है। फिर बूट के अंतर्गत बूट लोडर हो जाता है, कर्नल की इमेजेस हो जाती है। ETC मतलब सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हो जाती है। होम के अंतर्गत देखोगे तो सभी यूज़र्स की व्यक्तिगत फाइल्स या डायरेक्टरीज होती है। लिब बोले तो लाइब्रेरीज फाइल्स होती है। मिंट के अंतर्गत देखो तो माउंट किए गए फाइल सिस्टम के लिए अस्थायी स्थान हो जाता है। फिर OPT यानी ऑप्शनल थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के लिए हो जाता है ये डायरेक्टरी। प्रॉक की बात करें तो ये रनिंग प्रोसेस और सिस्टम की जानकारी रखती है। रूट के अंतर्गत रूट यूज़र की होम डायरेक्टरी हो जाती है।
और एस पिन के अंतर्गत सिस्टम एडमिन के लिए आवश्यक कमांड्स हो जाती है। टीएमपी बोले तो टेम्परेरी अस्थायी फाइल्स यहाँ पे हो जाती है। और यूज़र के अंतर्गत यूज़र से संबंधित प्रोग्राम्स, डेटा, लाइब्रेरी होती है। वीआर की बात करें तो लॉग फाइल्स है, मेल है, स्पूल, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है कहाँ पे, ये डायरेक्टरीज के अंतर्गत। चलिए आगे देख लेते हैं प्रोफाइल और लॉगिन प्रोफाइल। तो जो रोल है, रोल किसका, प्रोफाइल और लॉगिन फाइल्स का, वो देख लेते हैं। सबसे पहले ईटीसी प्रोफाइल की बात करें, सभी यूज़र के लिए डिफ़ॉल्ट सेटिंग यहाँ देखने को मिल जाती है। और ये देखिए आपको टिलाइड सिंबल देखने को मिलेगा। बेस प्रोफाइल यूज़र का व्यक्तिगत प्रोफाइल लॉगिन पर जो है रन हो जाता है। फिर बेस एचआरसी की बात करें तो हर बार नई टर्मिनल विंडो खोलने पर रन होता है। और बेस लॉगआउट के अंतर्गत देखें तो लॉगआउट पर ऑटोमेटिक रन होता है। ये हो जाती है आपकी प्रोफाइल और लॉगिन फाइल्स। नेक्स्ट आपको देखने को मिल जाएगा कर्नल। कर्नल एक प्रकार से लाइनेस का दिमाग होता है, माइंड होता है, जिसके अंतर्गत देखोगे सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। जैसे यूज़र स्पेस है, कर्नल स्पेस है, और जीएनयू लाइनेक्स के अंतर्गत ये चीज़ देखने को मिल जाती है। तो हार्डवेयर, प्लेटफॉर्म और यूज़र के मध्य कम्युनिकेशन कौन करता है, कर्नल करता है। तो सिस्टम कॉल इंटरफेस यहाँ पर देखने को मिल जाता है। आर्किटेक्चर डिपेंडेंट कर्नल कोड है। जीएनयू सी लाइब्रेरी, जीलिब देखने को मिल जाती है। यूज़र एप्लीकेशन, तो सारी चीज़ें कर्नल ही संभालता है। यानी कि मुख्य हिस्सा होता है जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच में क्या काम करता है, ब्रिज का, जिसका मुख्य काम मेमोरी मैनेजमेंट हो जाता है, प्रोसेस मैनेजमेंट हो जाता है, डिवाइस कंट्रोल, फाइल सिस्टम एक्सेस, ये सारी चीज़ें कौन करता है, कर्नल करता है। ठीक है। और कर्नल ओपन सोर्स है और लगातार अपडेट होते रहता है। अब लॉगिन प्रोसेस लाइनेक्स के अंतर्गत देखें तो यहाँ पर सबसे पहले सिस्टम ऑन करते हैं। बूट लोडर बोले तो GRUB कर्नल लोड हो जाता है। इनिट या सिस जो है सिस्टम डी प्रोसेस रन होती है। लॉगिन सर्विस जैसे गेट TY को स्टार्ट करती हैं। लॉगिन स्क्रीन आती है, यूज़र नेम और पासवर्ड मांगा जाता है। फिर उसके बाद आप देखोगे सफल लॉगिन पर सेल स्टार्ट होता है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाता है कहाँ पर, लॉगिन प्रोसेस के अंतर्गत। फिर लॉगआउट प्रक्रिया के अंतर्गत देखें तो जब एग्जिट किया जाता है, लॉगआउट किया जाता है तो सेल बंद हो जाती है। लॉगआउट स्क्रिप्ट बोले तो बेस लॉगआउट यहाँ पर रन होती है, टर्मिनल बंद हो जाता है या फिर लॉगिन स्क्रीन वापस चली जाती है। तो ये हो जाती है कंप्लीट रूप से यहाँ पर लॉगआउट की प्रोसेस। नेक्स्ट चीज़ हम देखेंगे, यहाँ पे कुछ कमांड पूछी जा रही है लाइनेक्स के अंतर्गत। BC है, कैल है, कैट है। तो जैसे डॉस का हम रन करते हैं वैसे लाइनेक्स का भी। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले BC बेसिक कैलकुलेटर के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे BC हमने लिखे, फिर गणनाएं हम लिख सकते हैं और काम कर सकते हैं। कैल कमांड कैलेंडर के लिए यूज़ हो जाता है। कैल लिखे, वर्तमान महीने का कैलेंडर यहाँ पे प्रदर्शित हो जाएगा, जैसे कि 2025 का कैलेंडर यहाँ पे दिख जाएगा। कैट लिखें तो कॉनकैटिनेट के लिए यहाँ पे स्ट्रिंग को जोड़ने का काम करता है। ठीक है। इसके अलावा हम देख सकते हैं CD चेंज डायरेक्टरी के लिए यूज़ होता है, जैसे डॉस में हमने देखे थे। इसके बाद क्लियर मतलब स्क्रीन को क्लियर करने के लिए काम करता है, जैसे डॉस में हमने CLS देखा था। CMP की बात करें, कंपेयर, दो फाइलों को आपस में तुलनात्मक अध्ययन करता है, पहली फाइल और दूसरी फाइल। CP बोले तो कॉपी कमांड है, ये एक फाइल को जो है मतलब एक प्रकार से फाइल या डायरेक्टरी की कॉपी बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मूव कमांड MB रीनेम करने के लिए या मूव करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। डेट वर्तमान डेट प्रदर्शित करने के लिए। फाइंड किसी फाइल को ढूंढने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। LS लिस्ट को प्रदर्शित बोले तो DIR जो होता था डॉस में, वही यहाँ पे लिस्ट कमांड प्रदर्शित करता है। इसके अलावा PWD प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो ये प्रिंट मतलब वर्तमान में जो डायरेक्टरी काम करे उसको बताता है। मेक DIR डायरेक्टरी को बनाने का काम करता है। मोर मतलब और फाइल या फोल्डर के पेज को दिखाने का काम करता है। फिर RM का मतलब रिमूव, फाइल हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। RMDIR बोले तो डायरेक्टरी खाली करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है या फिर खाली डायरेक्टरी को हटाने के लिए। चेंज ग्रुप ऑनरशिप का ग्रुप बोले तो जैसे फाइल या डायरेक्टरी के ग्रुप को बदला जाता है, जैसे स्टाफ फाइल है उसके ग्रुप को चेंज करना है। चेंज मोड फाइल परमिशन को चेंज करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और हु वर्तमान में लॉगिन यूज़र को दिखाता है। और हुई इसका मतलब क्या हो जाता है, डोमेन की जानकारी प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हो जाता है हमारा 5th यूनिट का कंप्लीट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन टाइप का। और कंप्लीट नोट्स और वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो सके। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप बोले तो एग्ज़ाम में आने की संभावित रहते हैं। इन क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे बताया, आई होप आपके लिए फ़ायदेमंद हुआ होगा। तो लाइक ज़रूर करें वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।